शी फैंग ने सर्च पैनल का इस्तेमाल किया और तुरंत हार्टस्टोन शब्द टाइप किया। अचानक अर्धपारदर्शी स्क्रीन पर सूचनाओं की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। एक नज़र में ही शी फैंग को 100 से अधिक हार्टस्टोन के ढेर बिकते हुए दिखाई दिए। कई खिलाड़ी उन्हें बेच रहे थे। जब शी फैंग ने हार्टस्टोन का एक ढेर एक सोने के सिक्के में बिकते देखा तो उसे लगा कि ऐसा खिलाड़ी गरीबी से पागल हो गया होगा। तुरंत ही शी फैंग ने डिस्प्ले को न्यूनतम से अधिकतम कीमतों के क्रम में फिल्टर किया। डिस्प्ले को समायोजित करने के बाद भी हार्टस्टोन के सबसे सस्ते ढेर की कीमत 26 कॉपर थी। नीलामी घर की प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद भी खिलाड़ियों को 25 कॉपर मिल सकते थे। जैसा कि उम्मीद थी, कीमतें सामान्य से काफी अधिक थीं। हालांकि शी फैंग को फिर भी उन्हें खरीदना ही था। वो उन्हें खरीद सकता था, बशर्ते कीमत 30 तांबे से कम हो। अचानक नीलामी घर में उपलब्ध हार्टस्टोन की संख्या लगभग आधी हो गई थी। बचे हुए सभी पत्थर 30 कॉपर या उससे अधिक में बिक रहे थे और उन्हें खरीदने वाला कोई भी फिजूल खर्च नहीं था। हार्टस्टोन्स को देखने के बाद शी फैंग ने लापरवाही से विविध वस्तुओं वाले अनुभाग पर एक नज़र डाली। शी फैंग की आंखें अचानक चमक उठीं। वास्तव में कार्ड सेट मौजूद थे। इतना ही नहीं, इनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। राक्षसों द्वारा इन कार्ड सेटों को गिराने की कुछ संभावना तो थी, हालांकि इसकी संभावना बेहद कम थी। एक कार्ड सेट के गिरने की संभावना 10,000 में एक भी नहीं थी। 10वें स्तर से नीचे के राक्षस 12 कार्ड सेट गिरा सकते थे और इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, कांस्य श्रेणी और रहस्यमय लौह श्रेणी। योद्धाओं के पास इस्पात, धर्मयोद्धा और पागलपन था। हथियार विशेषज्ञों के पास कैस, वेंजेंस और हरिकेन थे। चिकित्सकों में दैवीय, प्राकृतिक और महान गुण थे। जादूगरों के पास एलिमेंट, फूल और डेमन की शक्तियां थीं। कार्ड के इन 12 सेटों में से प्रत्येक 12 अलग अलग नौकरियों का प्रतिनिधित्व करता था। प्रत्येक सेट में 9 कार्ड होते थे और प्रत्येक कार्ड के पीछे एक संख्या लिखी होती थी। जब तक कोई खिलाड़ी पूरा सेट इकट्ठा कर लेता था, तब तक वह उसे संबंधित नौकरी के लिए सेट उपकरण के एक टुकड़े से बदल सकता था। उन दिनों अधिकांश खिलाड़ियों को पता ही नहीं था कि ये कार्ड सेट किस काम के लिए हैं। इसके अलावा इनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। खिलाड़ी तब इन्हें बस अपने बैग में रख लेते थे या नीलामी घर में बेच देते थे। शहर के पास स्थित 50 खिलाड़ियों वाले लेवल 10 डंजन के नॉर्मल मोड को पूरा करने के बाद ही इन खिलाड़ियों को पता चला कि वास्तव में एक एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर है जो इन कार्ड सेट के बदले इन्हें बेचता है। कार्ड सेट के रैंक के आधार पर इन्हें ब्रॉन्ज या मिस्टीरियस आयरन सेट इक्विपमेंट के बदले बेचा जा सकता था। ये सेट इक्विपमेंट वाकई लाजवाब थे। एक ब्रॉन्ज सेट मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट के पूरे रेगुलर सेट को टक्कर दे सकता था, वहीं एक मिस्टीरियस आयरन सेट सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के पूरे रेगुलर सेट को टक्कर दे सकता था। इस तरह ये कार्ड सेट, जिनकी पहले किसी को परवाह नहीं थी, रातों रात बेहद लोकप्रिय हो गए। हर कार्ड आसमान छूती कीमत पर बिका। इसके बावजूद कई गिल्ड्स इन्हें पाने के लिए बेताब थे और लगातार इन्हें खरीदते रहते थे। इस बीच शी फैंग के सामने सैकड़ों कार्ड सेट प्रदर्शित थे, लेकिन वास्तव में उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। प्रत्येक कार्ड की कीमत 5 कॉपर से अधिक नहीं थी और अधिकतम कीमत भी 7 कॉपर थी। शी फैंग ने बिना किसी झिझक के उन्हें खरीद लिया। शी फैंग ने कीमत की परवाह नहीं की। वैसे भी अगर वह उन्हें अपने बैग में ही छोड़ देता तो उनकी कीमत बढ़ती भी नहीं। पैसे से पैसा कमाना, यही तो राजा का तरीका था। जब शी फैंग ने हार्टस्टोन और कार्ड सेट इकट्ठा करना समाप्त कर लिया तो उसके पास केवल 14 चांदी के सिक्के ही बचे थे। इसके बाद शी फैंग ने सर्च पैनल के जरिए स्किल बुक्स की खोज की। गॉड्स डोमेन में किसी खिलाड़ी की ताकत का पता लगाने के लिए उसके उपकरणों के अलावा उसके द्वारा सीखे गए कौशलों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। यदि किसी खिलाड़ी के पास अनेक कौशल होते हैं तो वह युद्ध में कई तरह के आक्रमण पैटर्न का उपयोग कर सकता है। एक कुशल तलवारबाज आमतौर पर युद्ध में 20 से अधिक कौशलों का उपयोग कर सकता है, जबकि प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ 40 से अधिक कौशलों का उपयोग कर सकते हैं। शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शी फैंग एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ था, फिर भी उसके पास 10 से भी कम कौशल थे। उसकी हालत वाकई दयनीय थी। हालांकि फिलहाल बहुत कम स्किल बुक्स बिक रही थीं। सामान्य परिस्थितियों में खिलाड़ी आमतौर पर स्किल बुक्स का इस्तेमाल खुद पर करते थे या उन्हें किसी ऐसे कौशल के बदले में देते थे जिसका वे उपयोग कर सकें। शी फैंग ने एक ही बार में 10 से अधिक पृष्ठ पर डाले। तलवारबाजों द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली कोई भी कला उसे दिखती तो वह तुरंत उसे खरीद लेता। जब शी फैंग अंतिम पृष्ठ पर पहुंचा तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? डिफेंसिव ब्लेड भी बिक रहा है।
शी फैंग खुशी से झूम उठा। रक्षात्मक ब्लेड तलवारबाजों का सबसे शक्तिशाली कौशल था। जादूगरों से निपटने में यह एक अचूक घातक कौशल था। हालांकि इस कौशल के मिलने की संभावना बहुत कम थी। अपने पिछले जीवन में भी शी फैंग को ये कौशल 40 से अधिक स्तर पर पहुंचने के बाद ही प्राप्त हुआ था। शी फैंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इसे अब देख पाएगा। हालांकि विक्रय मूल्य थोड़ा अधिक था, फिर भी शी फैंग के लिए 6 चांदी के सिक्के स्वीकार्य थे। शी फैंग ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए तुरंत 7 चांदी के सिक्कों की बोली लगा दी। बहुत जल्दी ही शी फैंग ने 7 चांदी के सिक्कों में वह कौशल खरीद लिया। वर्तमान में 7 चांदी के सिक्कों की क्रय शक्ति के साथ शी फैंग 5 से 6 बुनियादी कौशल पुस्तकें खरीद सकता था। हालांकि शी फैंग ने बिना किसी झिझक के उन सभी को रक्षात्मक तलवार पर खर्च कर दिया। दुर्लभ कौशल रक्षात्मक ब्लेड खरीदने के अलावा शी फैंग ने 3 सामान्य कौशल भी खरीदे, अवलोकन आंखें, पवनचाल और पृथ्वी विभाजन। वहीं दूसरी ओर शी फैंग अपनी खरीदारी से बहुत खुश था, लेकिन नीलामी घर में स्थिति अफरा तफरी मचने लगी। विभिन्न गिल्डों के लॉजिस्टिक्स सदस्य गुस्से से लाल हो गए थे, उनका क्रोध आसमान छू रहा था। अरे यार, 9 चांदी के सिक्के भी इस उपकरण को पाने के लिए काफी नहीं है। आखिर कौन सा अमीर संघ है जिसने 10 चांदी के सिक्कों की शर्त रखी है? अरे जानवरों, मेरी तरफ भी देखो, किसी ने पहले ही 10 चांदी के सिक्के और 65 तांबे के सिक्के लगा दिए हैं। ये लोग बिल्कुल पागल हैं। मैं तो सिर्फ 10 चांदी के सिक्के लेकर आया हूं। अब मैं क्या करूं? मैं अपना काम पूरा ही नहीं कर पा रहा हूं। घिनौना, ये लोग अपने नाम छुपा रहे हैं और नीलामी में सिर्फ ये कुछ ही उपकरण रख रहे हैं। मैं इनमें से एक भी कैसे हथिया सकता हूं? ये लोग अनरेटेड गिल्ड्स के लॉजिस्टिक्स सदस्य थे। जब उन्होंने बड़ी गिल्ड्स की बोली देखी, जो एक दूसरे से कहीं ज्यादा थी, तो वे पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। लेकिन सबसे घिनौना व्यक्ति उपकरण का निर्माता था। हर बार ये व्यक्ति केवल कुछ ही उपकरण नीलाम करता था। पहले भी उपकरणों के लिए प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र थी, लेकिन अभी नीलाम हो रहे गैरिसन आर्मर में और भी बेहतर गुण थे और उनकी संख्या तो और भी कम थी। बोली लगाने के लिए उनके पास जो पैसा था वह बिल्कुल अपर्याप्त था। तो वे उपकरण के लिए कैसे लड़ेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। क्या इतने सारे बड़े व्यापारी हैं? किसी ने तो 11 चांदी के सिक्के तक की बोली लगा दी। गैरिसन कवच की कीमत लगातार बढ़ती देखकर शी फैंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही पलों में उसने पहले जो पैसा खर्च किया था वह सब वसूल हो गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा। अचानक शी फैंग को डिफेंसिव ब्लेड का ख्याल आया। आम खिलाड़ी के लिए तलवारबाजों के लिए इतनी दुर्लभ कला हासिल करने का कोई मौका नहीं था, और गिल्ड तो इसे हासिल करने पर भी नहीं बेचते। किसी खास गिल्ड ने गैरिसन आर्मर खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए ये कला बेची होगी। बस उनके इस काम से शी फैंग को फिर से फायदा हुआ। कुछ ही क्षणों में सभी 7 गैरिसन कवच की कीमतें 11 चांदी से अधिक बढ़ गईं। इतनी कीमत देखकर खुद शी फैंग भी हैरान रह गया। इतने शक्तिशाली गिल्ड अचानक कहां से आ गए? उनके पास इतनी वित्तीय क्षमता है तो उन्हें कांसे के एक उपकरण पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हालांकि शी फैंग को यह नहीं पता था कि गैरिसन आर्मर की नीलामी के बाद विभिन्न बड़े गिल्डों के रसद सदस्यों ने स्थिति की जानकारी अपने गिल्ड लीडरों को दे दी थी। इससे पहले इन गिल्ड लीडरों ने देखा था कि अन्य गिल्डों के एमटी गैरिसन आर्मर पहनकर स्पेशल एलीट दुश्मनों का सामना कर रहे थे। इन एमटी की मदद से अन्य खिलाड़ी आसानी से स्पेशल एलीट दुश्मनों पर हमला कर पा रहे थे और विभिन्न स्किल बुक्स, ब्रॉन्ज इक्विपमेंट और यहां तक कि मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट भी हासिल कर रहे थे। ये देखकर इन गिल्ड लीडरों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गई थीं। दुर्भाग्यवश उनके पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। वे चाहते थे कि उनके संबंधित गिल्ड के लाइफस्टाइल खिलाड़ी इस उपकरण का निर्माण करें, लेकिन उनके पास इसका निर्माण डिजाइन नहीं था। वे उस खिलाड़ी से भी संपर्क करना चाहते थे जिसने ये गैरिसन कवच बनाए थे, लेकिन उस खिलाड़ी ने अपना नाम छिपा रखा था, जिससे संपर्क का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके पास असहाय होकर देखते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब इस बार गैरिसन कवच में रक्षात्मक शक्ति भी थी। उन्हें इसे खरीदना ही था, इसलिए इन गिल्डों ने तुरंत धन जुटाना शुरू कर दिया। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हें इसे हर हाल में पाना होगा। तुरंत 13 चांदी के सिक्के लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कि और कौन बोली लगाने की हिम्मत करता है। क्या ये पहले से ही 13 चांदी के सिक्कों पर है? 13 चांदी के सिक्के और 50 तांबे के सिक्के की बोली लगाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई गिल्ड हमसे ज्यादा अमीर है। व्हाइट रिवर सिटी के प्रभाव में 100 से अधिक कस्बे थे और सैकड़ों गिल्ड लगातार गैरिसन कवच के लिए बोली लगा रहे थे।
आधे घंटे के भीतर सभी 7 गैरिसन कवच नीलाम हो गए, जिनमें सबसे कम कीमत 14 चांदी के सिक्के और 60 तांबे के सिक्के थी। शी फैंग ने पल भर में 1 से अधिक सोने के सिक्के कमा लिए। लोगों की उत्सुकता देखकर शी फैंग ने गैरिसन भारी कवच को नीलामी में रखने का अवसर लिया और उसकी शुरुआती कीमत 16 चांदी के सिक्के तय की। इसके बाद शी फैंग नीलामी घर से निकल गया। अभी रात ही थी और सूर्योदय होने में लगभग आधा घंटा बाकी था। ऐसे में बाहर जाकर तैयारी करना बहुत ही नासमझी भरा काम था, इसलिए शी फैंग पहले रेडलीफ टाउन के पुस्तकालय में गया। वह डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड से प्राप्त डायरी को बेहतर ढंग से समझना चाहता था, जिसमें एल्विश शब्द लिखे थे। हो सकता है उसे कोई नई जानकारी भी मिल जाए। रेड लीफ टाउन की लाइब्रेरी तक का सफर बेहद खतरनाक था। अगर कोई सामान्य खिलाड़ी वहां जाता तो उसके एक बार मरने की 30% संभावना थी। बाकी 70% संभावना ये थी कि वह कई बार मरेगा। इसलिए पुस्तकालय जाने से पहले शी फैंग ने सभी हार्ट स्टोन और फिलोसोफर स्टोन को बैंक में जमा कर दिया। मृत्यु के बाद फिलोसोफर स्टोन प्राप्त होता था। यदि पुस्तकालय जाते समय शी फैंग की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती तो यह एक बड़ा नुकसान होता। इसके बाद शी फैंग ने पहले से खरीदी गई 4 कौशल पुस्तकें निकाली और उन्हें सीखने का विकल्प चुना। निरीक्षण करने वाली आंखें, अज्ञात और छिपे हुए लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम। लक्ष्य के कमजोर बिंदु का पता लगाने की एक निश्चित संभावना है। कूल डाउन 40 सेकंड। विंड वॉक, उपयोगकर्ता हवा से घिर जाता है, गति 30% बढ़ जाती है। दूर से किए गए हमलों से होने वाले नुकसान से बचने की 50% संभावना होती है। अवधि 10 सेकंड है। कूल डाउन 2 मिनट। पृथ्वी विखंडक, आवश्यकता तलवार, इस्तेमाल करने के बाद लक्ष्य को 30 का मूल नुकसान होता है और 0.2 सेकंड से 3 सेकंड तक चार्जिंग अवधि के आधार पर हथियार के नुकसान को अधिकतम 300% तक बढ़ाया जा सकता है। हमले की सीमा 8 गज है। कूल डाउन 1 मिनट। रक्षात्मक ब्लेड, आवश्यकता तलवार, सामान्य हमलों की सीमा उपयोग के बाद 10 गज बढ़ जाती है। अधिकतम 6 दूर से किए गए हमलों या 3 नजदीकी हमलों को रोक सकता है। अवधि 25 सेकंड। कूल डाउन 3 मिनट। इन नई क्षमताओं के साथ शी फैंग की जीवित रहने की क्षमता और आक्रमण क्षमता में काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार उसके पुस्तकालय जाने का खतरा अब उतना अधिक नहीं रहा। रेड लीफ टाउन का पुस्तकालय व्यापार क्षेत्र से काफी दूर स्थित था। ये रेड लीफ टाउन की झुग्गी बस्ती में था। व्यापारिक क्षेत्र के बाद झुग्गी झोपड़ियां दूसरी सबसे लोकप्रिय जगह थीं। वहां हर तरह के लोग रहते थे और यह एक ऐसी जगह थी जहां बदमाश ईमानदार लोगों के साथ घुलते मिलते थे। ये कुछ खिलाड़ियों का पसंदीदा घूमने का स्थान भी था और इसका कारण झुग्गी झोपड़ियों का एक वैकल्पिक नाम था। पतन का स्वर्ग। जैसे ही शी फैंग ने इस स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश किया, गली के कोनों से उसे लालच से भरी निगाहें अपनी ओर टिकी हुई दिखाई दी। ये अंधेरे में छिपे चूहे थे, प्रकाश द्वारा अस्वीकृत लोग थे और नरक की सीमाओं में भटकने वाले थे। गॉड्स डोमेन में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो आम लोगों से अलग थे। उन्हें न तो कालकोठरियों को जीतने में दिलचस्पी थी, न ही रोमांच और जोखिम भरे कारनामों में। इन खिलाड़ियों की दिलचस्पी सिर्फ लूटपाट में थी। वे दूसरे खिलाड़ियों को मार डालते और उनका सामान लूट लेते, फिर उसे ऊंची कीमत पर दूसरों को बेचकर खूब पैसा कमाते। दिन के समय ये खिलाड़ी अच्छे साजो सामान वाले खिलाड़ियों का शिकार करते और उन्हें लूट लेते थे। रात में वे झुग्गी झोपड़ियों में लौटकर अपना चुराया हुआ सामान बेच देते और फिर कमाए हुए पैसों से पार्टी करते। वे अपनी लूट का बखान करते और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए झुग्गी झोपड़ियों में अपनी हैसियत बढ़ाते थे। आम खिलाड़ी कभी इस जगह पर कदम नहीं रखते थे। अगर उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो उनका एकमात्र परिणाम मौत के मुंह में लौटना होता। इसका कारण ये था कि यह स्थान पहरेदारों द्वारा सुरक्षित नहीं था। शी फैंग ने गली के कोनों में छिपे खिलाड़ियों पर सरसरी नजर डाली। उसने देखा कि इन सभी खिलाड़ियों के संकेतक लाल रंग के थे। इससे स्पष्ट था कि उन्होंने कई हत्याएं और लूटपाट की थीं। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ईश्वर के क्षेत्र में रेड प्लेयर्स को संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इन खिलाड़ियों की मृत्यु पर उपकरण मिलने की दर भी बढ़ा दी गई थी और मृत्यु दंड को अधिकतम 300% तक बढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने पर गार्ड उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते थे और उनकी कैद की अवधि उनके अपराध मूल्य पर निर्भर करती थी। हालांकि इन सभी कमियों के बावजूद कई खिलाड़ियों ने इस रास्ते को चुना था। आखिरकार इस तरह से पुरस्कार बहुत जल्दी मिलते थे। रेड प्लेयर्स के पास रेड लीफ टाउन में रहने के लिए जगह भी थी, उदाहरण के लिए झुग्गी झोपड़ियां।
इसके अलावा झुगी झोपड़ियों में कोई अच्छा क्वेस्ट प्राप्त करने के लिए उन्हें येलो प्लेयर या रेड प्लेयर होना आवश्यक था। इन खिलाड़ियों की परवाह किए बिना, जो हर समय खतरे की कगार पर जी रहे थे, शी फैंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत झुगी बस्ती की मुख्य सड़क की ओर चल पड़ा। सड़क के दोनों ओर कई आकर्षक महिलाएं थीं, जिन्होंने खुले कपड़े पहने हुए थे। जब उन्होंने शी फैंग के कपड़ों पर नजर डाली तो वे उसकी ओर कामुक निगाहों से देखने लगीं। वे शी फैंग के साथ एक सुखद रात बिताना चाहती थीं और साथ ही कुछ पैसे भी कमाना चाहती थीं। छोटे भाई, क्या तुम यहाँ मौज मस्ती करने आए हो? इधर बड़ी बहन के पास आ जाओ। बड़ी बहन तुम्हें एक सुखद रात का वादा करती है, चमकीले लाल चमड़े के कपड़े पहने एक आकर्षक महिला ने शी फैंग का रास्ता रोकते हुए कहा। शी फैंग ने तुरंत ऑब्जर्विंग आइज का इस्तेमाल किया। शार्लिन एलीट रैंक स्तर 8 HP 1200। हा, शार्लिन, तुम फिर से चुपके से कुछ खाने की कोशिश कर रही हो। इतने खुशी के मौके पर हमें क्यों नहीं बुलाया? कुछ हट्टे कट्टे और शैतानी चेहरे वाले आदमी पास आए, हर एक के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। क्या ये कोई डकैती है? शी फैंग ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए शांत भाव से पूछा। उसने पाया कि वह पहले से ही एनपीसी गैर पात्रीय पात्रों से घिरा हुआ है। एक टूटे हुए घर के कोने पर कुछ रेड प्लेयर्स भी खड़े थे, जिनके चेहरों पर तिरस्कार का भाव था। गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों का एनपीसी द्वारा लूटा जाना बहुत आम बात थी। इतना ही नहीं, शी फैंग के साथ एनपीसी द्वारा लूटे जाने का ये पहला अनुभव नहीं था। जिस घटना ने उन पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा, वह तब हुई जब वे क्रिएशन माउंटेन रेंज में थे। वहीं पर एक एनपीसी सरदार ने उन्हें लूट लिया था। उस समय शी फैंग केवल असहाय होकर टोल चुकाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिलहाल उसके सामने एक लेवल 8 एलीट एनपीसी और लेवल 7 कॉमन एनपीसी का एक समूह मौजूद था। ये झुगी झोपड़ियों में आमतौर पर देखा जाने वाला दृश्य था, लेकिन इस जगह पर आने के लिए शी फैंग खुद ही जिम्मेदार था। बदमाश, क्योंकि तुम सीधे सादे इंसान लगते हो, हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। 5 चांदी के सिक्के दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे, एक दागदार आदमी ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। तो इधर आओ और इसे ले लो, शी फैंग ने व्यंग्य करते हुए अगाध तलवार निकाली। प्रचारित सामग्री: 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? अधिक 866, 217, 289। द वैम्पायर डायरीज के 9 ऐसे दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे। अधिक 812, 203, 271। जब कैमरों ने सितारों को उनके सबसे बुरे रूप में कैद किया। अधिक 115, 29, 38। अगर आपने टोल टैक्स चुकाया तो बधाई हो, न सिर्फ आपका पैसा डूबेगा बल्कि आपकी जान भी चली जाएगी। आपके पास मौजूद कम से कम एक सामान तो जरूर खोना पड़ेगा। यही वजह थी कि आम खिलाड़ियों के स्लम में एक बार मरने की 30% संभावना होती थी। अगर आप चाहते थे कि अंधेरे की सीमाओं में भटकने वाले ये एनपीसी अपना वादा निभाएं, तो यकीनन आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। शार्लिन के आकर्षक चेहरे पर दुर्भावना का एक अंश झलक रहा था। बदमाश, तू मौत को दावत दे रहा है। तलवार चलाने वाला एक 7वां स्तर का आदमी शी फैंग की ओर दौड़ा। शी फैंग ने बिना किसी झिझक के अगाध तलवार को उस आदमी की ओर घुमा दिया। डबल चॉप चॉप, थंडरिंग फ्लैश, अर्थ स्प्लिटर। तलवार के एक के बाद एक वार उस आदमी की गर्दन और दिल को भेदते चले गए। कांस्य उपकरणों से सुसज्जित शरीर और अगाध ब्लेड की आक्रमण शक्ति के बल पर शी फैंग के हमलों ने उस आदमी के 750 HP को पल भर में शून्य कर दिया। अभी भी जारी रखना चाहते हो? शी फैंग ने आसपास के एनपीसी की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। शी फैंग को देखकर सभी एनपीसी चौंक गए। वे सब एक एक करके शी फैंग के लिए रास्ता बनाते चले गए। इसी बीच कोने में छिपे खिलाड़ी भी हैरान रह गए। शी फैंग ने कुछ ही चालों में लेवल 7 के एनपीसी को मार गिराया था। ये खिलाड़ी वाकई बहुत ताकतवर था। जाहिर है, ये खिलाड़ी किसी ताकतवर खिलाड़ी से भिड़ना नहीं चाहते थे। झुगी झोपड़ियों में ताकत ही सब कुछ थी। चुपके से ये खिलाड़ी घटनास्थल से निकल गए। केवल शार्लिन ही उत्सुकता भरे भाव के साथ पीछे रह गई। छोटे भाई, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। तुमने बड़ी बहन को अपना कायल बना लिया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बड़ी बहन तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती है और तुम्हारी बहुत सी परेशानियों को बचा सकती है, और इसके लिए तुम्हें बस थोड़ी सी कीमत चुकानी होगी। शार्लिन शांत मुस्कान के साथ शी फैंग की ओर बढ़ी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पुस्तकालय का रास्ता पता है। शी फैंग इन अन्य पात्रों के साथ उलझना नहीं चाहता था। वह केवल एल्फ डायरी से संबंधित सुराग खोजना चाहता था।
जब शार्लिन ने शी फैंग के इनकार को सुना तो उसकी मुस्कान और भी अधिक खुशी से खिल उठी। मैं लाइब्रेरियन शार्लिन हूँ। आप मुझसे पुस्तकालय से संबंधित कोई भी बात पूछ सकते हैं। मुझसे बेहतर पुस्तकालय के बारे में कोई नहीं जानता, शार्लिन ने अपने गर्व से भरे दो स्तनों को फुलाते हुए मीठी मुस्कान के साथ कहा। क्या रेड लीफ टाउन की लाइब्रेरियन एक पवित्र बहन नहीं है? शी फैंग को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, क्या आप इसके बारे में बात कर रही हैं? शार्लिन ने नन के वस्त्र निकाले और पलक झपकते ही उन्हें पहन लिया। अचानक उसका उग्र स्वभाव पूरी तरह गायब हो गया। वह मानो किसी देवदूत की तरह दुनिया में उतर आए हो, अतुलनीय दिव्यता से भरी हुई। उसकी उपस्थिति से ही दूसरों को उसके समक्ष पश्चाताप करने की इच्छा होती थी। इसी दौरान शार्लिन द्वारा प्रदर्शित जानकारी में भी बदलाव आया था। पवित्र बहन शार्लिन दिव्य अधिकारी, स्तर 20, HP 10,000। शी फैंग भी हैरान रह गया। ये कैसी स्थिति थी? क्या एनपीसी का भी कोई साइड जॉब था? शी फैंग अभी भी शार्लिन के बदले हुए रूप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हालांकि अफवाहों में घिरी लाइब्रेरियन से मिलने के कारण शी फैंग को भाग्यशाली माना जा सकता है। उसे जो जानकारी थी उसके अनुसार रेड लीफ टाउन की लाइब्रेरियन रहस्यमयी थी और उसके ठिकाने का कोई पता नहीं था। शी फैंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लाइब्रेरियन वही महिला एनपीसी होगी जिसने उसके खिलाफ डकैती में भाग लिया था। अगर शी फैंग ने अभी शार्लिन से लड़ाई शुरू कर दी होती तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। सुअर बनकर बाघ को खाने का क्या मतलब था? शार्लिन निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक अनुभवी व्यक्ति थी। डिवाइन ऑफिशियल ओरेकल के लिए टियर 3 जॉब एडवांसमेंट था। स्वॉर्ड्समैन के मामले में इसे स्वॉर्ड किंग कहा जाता था, जबकि इन दोनों के बीच स्वॉर्ड मास्टर का पद था। भले ही एक डिवाइन ऑफिशियल का लेवल केवल 20 हो, वह आसानी से लेवल 50 के लॉर्ड को हरा सकती थी। शायद शार्लिन रेड लीफ टाउन की सबसे शक्तिशाली एनपीसी थी। हे, अब यकीन हुआ, शार्लिन ने शी फैंग पर खिलखिलाते हुए कहा। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, मानो वह मदर मैरी का पुनर्जन्म हो। चूंकि तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो चलो पुस्तकालय में बात करते हैं। सिस्टम, खिलाड़ी ने अंधकार का आगमन नामक महाकाव्य खोज को सक्रिय कर दिया है। विषय वस्तु अज्ञात है। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनते ही शी फैंग अचानक लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया। आखिर इस महाकाव्य खोज को शुरू करने का उसका कारण क्या था? अंधकार का पतन ईश्वर के क्षेत्र की प्रसिद्ध महाकाव्य खोज थी। इंटरनेट और शैडो से मिली जानकारी के अनुसार इस महाकाव्य खोज को पूरा करना वास्तव में अकल्पनीय था और इसके पुरस्कार भी बेहद प्रचुर थे। शी फैंग के पिछले जन्म में इस महाकाव्य खोज को पूरा करने वाला व्यक्ति स्पिरिट सम्राट फैंटेसी एक्सटिंग्विशर था। वह समनरों के बीच एक महान चरित्र था। ईश्वर के क्षेत्र के चरम पर वह विश्व स्तर पर शीर्ष 20 समनरों में और पूरे खेल में शीर्ष 500 समनरों में शामिल था। भले ही गॉड्स डोमेन में उसकी रैंक केवल शीर्ष 500 में थी, लेकिन इसे कम नहीं आंकना चाहिए। पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या 1 अरब है। हालांकि वर्तमान में गॉड्स डोमेन में केवल 1 करोड़ खिलाड़ी हैं, लेकिन एक साल में यह संख्या 10 अरब से अधिक हो जाएगी। 3 साल में गॉड्स डोमेन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 अरब से भी अधिक हो जाएगी। पब फ्यूचर एड्स, शीर्ष 500 में स्थान हासिल करने में सक्षम होना फैंटेसी एक्सटिंग्विशर को निश्चित रूप से एक अद्भुत विशेषज्ञ साबित करता है। हालांकि शी फैंग को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि यह एपिक क्वेस्ट यहाँ क्यों मिली। फैंटेसी एक्सटिंग्विशर का आरंभिक स्थान स्टार मून किंगडम में नहीं था, बल्कि ये ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में था, जो स्टार मून किंगडम से बहुत दूर था। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य स्टार मून किंगडम से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसका क्षेत्रफल स्टार मून किंगडम से 3 गुना अधिक था। वहां खिलाड़ियों और गिल्डों के बीच प्रतिस्पर्धा कहीं अधिक तीव्र थी। क्या ये किसी कालकोटरी के हेल मोड को पहली बार सफलतापूर्वक पूरा करने का इनाम हो सकता है? शार्लिन के पीछे चलते हुए शी फैंग ने मन ही मन अनुमान लगाया। उसे लगा कि इसकी प्रबल संभावना है, अन्यथा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में मिलने वाली महाकाव्य खोज स्टार मून किंगडम में क्यों पाई जाती। इसी समय शी फैंग के सिस्टम पर संचार की घंटी बजी। शी फैंग ने कॉलर को देखा और पता चला कि जेंटल स्नो उनसे संपर्क कर रही है। मिस स्नो, क्या आपको मुझसे कोई काम है? देखा कि आप लॉग इन हैं, तो मुझे आपसे कुछ कहना है, जेंटल स्नो ने बड़े ही उदासीन स्वर में कहा। वह रहस्यमयी बर्फ की तरह थी, 10,000 साल बाद भी अपरिवर्तित और किसी भी चीज में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मुझे कुछ खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए आपको दिए जाने वाले 15 सिल्वर लौटाने में मुझे थोड़ा और समय लग सकता है। ज्यादा से ज्यादा मैं आज के अंत तक आपको लौटा दूंगी। ठीक है,
अगर तुम वाकई मुश्किल में हो तो कल भी चलेगा, शी फैंग ने शांत भाव से जवाब दिया। उसने जेंटल स्नो द्वारा उसे दिए जाने वाले 15 चांदी के सिक्कों पर अब कोई ध्यान नहीं दिया। फिलहाल उसके पास एक से अधिक सोने के सिक्के थे और वह उन्हें खर्च करने को लेकर परेशान था। इतनी बड़ी रकम के प्रति भी शी फैंग की उदासीनता देखकर जेंटल स्नो थोड़ी हैरान थी। हालांकि चूंकि शी फैंग ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके प्रति शिष्टाचार नहीं दिखाती। उसने धीरे से धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन क्या आपको डर नहीं है कि मैं इसे लौटाऊंगी नहीं, जिससे आप सब कुछ खो देंगे? तुम हिम देवी हो, एक साधारण खिलाड़ी से इतनी छोटी रकम ठगने की कोशिश क्यों करोगी? शी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, औसत, तुम खुद को औसत कहने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारे दिए गए नक्शे और रणनीति को देखकर तो मैं भी हैरान हूं। हमने डेथली फॉरेस्ट के नॉर्मल मोड को पार करने में सिर्फ 1 घंटा लगाया, फिर हार्ड मोड भी पार कर लिया। दुर्भाग्य से हेल मोड बहुत मुश्किल है, हम इसे किसी भी तरह से पार नहीं कर पाए। जेंटल स्नो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम सबने हेल मोड कैसे पार कर लिया। अगर तुम कहोगे कि यह तुम्हारे साथियों की मदद से हुआ तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। पब फ्यूचर एड्स। डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड को जीतने के लिए उसने खास तौर पर दूसरे कस्बों से ओरोबोरोस के एलीट सदस्यों को बुलाया। हालांकि वे चाहे जो भी कर लें, पहले सरदार रैंक बॉस विली को हरा नहीं पाए। विली का हमला बेहद भयानक था, यहां तक कि कांस्य उपकरणों से लैस एक शील्ड वॉरियर भी उसका सामना नहीं कर सका। जेंटल स्नो को सच में समझ नहीं आ रहा था कि शी फैंग की टीम ने हेल मोड कैसे पार किया। बस किस्मत अच्छी थी, शी फैंग ने ईमानदारी से कहा। चूंकि तुम ये कहना नहीं चाहते, मुझे अभी भी एक उपकरण के लिए लड़ना है, इसलिए मैं अब तुमसे और बात नहीं करूंगा। कालकोठरी में हमारी मुलाकात मत भूलना। जेंटल स्नो ने शी फैंग से यह पूछना बंद कर दिया कि उसने हेल मोड कैसे पार किया। केवल हार्ड मोड ने ही उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया था। उपकरणों के लिए लड़ाई, क्या ये गैरिसन हैवी आर्मर है? शी फैंग ने लापरवाही से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम भी इस उपकरण के लिए लड़ रहे हो? जेंटल स्नो ने सिर हिलाते हुए कहा, इस गैरिसन हैवी आर्मर के गुण बहुत ही शानदार थे। अगर उनके पास यह उपकरण होता तो लेवल 3 वुल्फमैन डंजन में प्रवेश करते समय उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। शी फैंग जानता था कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, लेकिन उसने शांत रहते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मैंने तो अब तक उम्मीद ही छोड़ दी है। जी हाँ, कीमत पहले ही 23 चांदी के सिक्कों तक पहुंच चुकी है और केवल मजबूत पूंजी वाली गिल्ड ही इसे खरीद पाएगी। मैं अब आपसे और बात नहीं करूंगी, मुझे अभी कुछ सामान बेचना है। जेंटल स्नो ने अपनी बात खत्म करने के बाद कॉल काट दी। इसी बीच जेंटल स्नो के बगल में बैठी झाओ युएरू ने अपने कोमल होंठ सिकोड़ लिए। उसने हंगामा करते हुए शिकायत की, स्नो, तुम उस कमीने को हर हाल में हमारी टीम में क्यों शामिल कर रहे हो? वह कमीना तो बस किस्मत वाला था और उसके कौशल तो बस औसत दर्जे के हैं। संयोग से उसे डेथली फॉरेस्ट जैसा एक छोटा सा डंजन मिल गया, जो गेम के आधिकारिक रिलीज के बाद से ज्यादा नहीं बदला है, और उसने बड़ी किस्मत से डंजन का हेल मोड पार कर लिया। उसे 20 लोगों की टीम डंजन में लाना बेकार है। साथ ही उसके साथियों का कौशल स्तर इतना घटिया है कि उन्हें देखना भी बेकार है। वे हमारी प्रगति में जरूर बाधा बनेंगे। जेंटल स्नो के पीछे खड़े ओरोबोरोस के एलीट सदस्यों ने भी झाओ युएरू की बातों से सहमति जताई। वे ओरोबोरोस के एलीट थे। साधारण खिलाड़ियों का एक समूह भला उनसे कैसे मुकाबला कर सकता था? मुझे लगता है कि बड़े भाई ये फैंग इतने सीधे सादे नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कालकोठरी को भाग्य से पार किया, तो वे वाकई विनम्र थे। उनके कौशल अद्भुत हैं, इसलिए उन्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने में कोई नुकसान नहीं होगा। शियाओ युए ने धीरे से अपनी राय व्यक्त की। छोटी बच्ची, झूठ बोलने वालों के बारे में तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता ही नहीं कि वो कमीना कितना खतरनाक है। ऊपर से उसने लेवल 1 तक पहुंचने में ही इतना समय लगा दिया। उसकी काबिलियत तो बस मामूली सी है। ये लड़की उसे एक ही ज्वाला विस्फोट से पल भर में मार सकती है। झाओ युएरू ने शाओ युए को घूरते हुए आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, बहस बंद करो। मुझे भी लगता है कि ये फैंग इतना आसान नहीं है, वरना नौसिखियों के एक समूह के साथ वो डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड को कैसे पार कर लेता। जब हम टीम डंजन में प्रवेश करेंगे तब पता चलेगा कि उसका स्तर क्या है। अगर वो बुरा नहीं हुआ तो मैं उसे गॉड स्लेइंग आर्मी में भर्ती करने पर विचार कर सकता हूं। लेकिन अभी पहले इस गैरिसन हैवी आर्मर पर बोली लगाते हैं।
जेंटल स्नो ने धीरे से खांसा। अचानक सब लोग सन्नाटे में आ गए, सब हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जेंटल स्नो ऐसा सोचेगी। वह वास्तव में ये फैंग को गॉड स्लेइंग आर्मी में शामिल करने की योजना बना रही थी। गॉड स्लेइंग आर्मी के सदस्य ओरोबोरोस के सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ियों में से थे। प्रत्येक सदस्य के पास असाधारण कौशल था और वे हजारों खिलाड़ियों में से चुने गए विशेषज्ञ थे। गिल्ड के सभी संसाधन गॉड स्लेइंग आर्मी पर ही केंद्रित थे। गिल्ड लीडर और सब लीडर के अलावा गॉड स्लेइंग आर्मी के सदस्यों के पास ही गिल्ड में सबसे अधिक अधिकार था। आभासी दुनिया के कई विशेषज्ञों ने ईश्वर हत्या सेना में शामिल होने के लिए अथक प्रयास किए। हालांकि इनमें से अधिकांश लोगों को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी ओर ये फैंग, जो अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, वास्तव में ईश्वर हत्या सेना में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा अवसर रखता था और इस दृश्य ने उनके भीतर गहरी ईर्ष्या पैदा कर दी। जब जेंटल स्नो ने कॉल काट दी तो शी फैंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वो पकड़ा नहीं गया। अगर जेंटल स्नो को पता चल जाता कि गैरिसन आर्मर का निर्माता शी फैंग है तो इसके भयानक परिणाम हो सकते थे। साथ ही शी फैंग को इस बात पर भी कोई संदेह नहीं था कि जेंटल स्नो बलपूर्वक कार्रवाई कर सकती है। किम देवी का खिताब सिर्फ नाम का नहीं था, उनके कठोर तरीकों ने अनगिनत विशेषज्ञों को अवाक कर दिया था। अन्यथा वह इतने सारे विशेषज्ञों का सामना न कर पाती। हालांकि शी फैंग को जेंटल स्नो के शब्दों से एक दिलचस्प बात पता चली। व्हाइट रिवर सिटी के कई गिल्ड गैरिसन आर्मर को बहुत महत्व देने लगे थे। इसका मतलब था कि गैरिसन आर्मर की ख्याति पहले ही फैल चुकी थी। फिलहाल गैरिसन आर्मर की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। शी फैंग के लिए गैरिसन आर्मर को बड़ी मात्रा में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाने का यह एक शानदार मौका था। कुछ समय बाद गैरिसन आर्मर का मूल्य उतना नहीं रह जाएगा जितना अभी है। पहले एपिक क्वेस्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर मैं गैरिसन आर्मर बनाने का काम शुरू करूंगा। शी फैंग बेसब्री से गैरिसन आर्मर बनाने के काम पर लौटना चाहता था क्योंकि अब उसके पास खूब पैसा कमाने का मौका था। हालांकि उसके सामने मौजूद एपिक क्वेस्ट कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर उसने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। इस महाकाव्य खोज ने फैंटेसी एक्सटिंग्विशर को एक महान उपलब्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाभाविक रूप से शी फैंग इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। झुगी बस्ती के संकरे रास्तों पर 20 मिनट तक भटकने के बाद शी फैंग आखिरकार पुस्तकालय पहुंच गया। यहां आते समय शी फैंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि झुगी बस्ती में एक दिव्य अधिकारी उसके साथ चल रही है। शार्लिन के पहनावे को देखकर उसे लूटने की कोशिश कर रहे सभी एनपीसी पीछे हट गए। अन्यथा शी फैंग को इस यात्रा में 1 घंटे से अधिक समय लग जाता और वह लगातार इन गटर के चूहों से लड़ता रहता। इसके अलावा ये एनपीसी बेहद गरीब थे। शी फैंग को इन एनपीसी को मारने पर कोई इनाम नहीं मिलता, यहां तक कि एक्सपी भी नहीं। रेड लीफ टाउन के पुस्तकालय की हालत जर्जर थी। इमारत में केवल 2 मंजिलें थीं और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि दीवारों पर सूखे पत्ते चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। पुस्तकालय में प्रवेश करते ही पूरी इमारत धूल और गंदगी से ढकी हुई थी। लकड़ी की मेज पर पड़ी किताबें धूल की मोटी परत से ढकी हुई थीं। पुस्तकालय किसी भूतिया घर जैसा लग रहा था, न कि किसी ऐसी जगह जैसा जहां कभी लोग रहते थे। माफ कीजिएगा, बहुत दिनों से कोई यहां नहीं आया, इसलिए मैंने सफाई नहीं की। आप जहां चाहे बैठ जाए। शार्लिन ने हल्की मुस्कान के साथ धूल से ढकी कुर्सी की ओर इशारा किया, यह न समझते हुए कि उसका ये काम बहुत अनुचित था। आदरणीय अधिकारी, मैं यहाँ इस डायरी का अनुवाद करवाने आया हूँ, शी फैंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। कुर्सी पर जमी मोटी धूल की परत को देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह सचमुच अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहता था। हालांकि शार्लिन अपनी ही धुन में किताबों की अलमारी में कुछ ढूंढती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसने शी फैंग की बात सुनी ही न हो। शी फैंग को ऐसे व्यवहारों की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ईश्वर के क्षेत्र में हर तरह के एनपीसी मौजूद थे। महत्वपूर्ण एनपीसी के मामले में तो ये बात और भी सच थी। उनके अनोखे और विचित्र व्यवहारों को मामूली बात समझा जाता था। कुछ जाने माने एनपीसी तो बेहद घिनौने थे। इन एनपीसी की वजह से कई उच्च कोटि के गिल्ड अपनी मां को कोसते थे। पूरे 10 मिनट इंतजार करने के बाद शार्लिन आखिरकार किताबों की अलमारियों के ढेर से बाहर निकली। उसके हाथों में एक मोटी और फटी हुई पुरानी किताब थी। मैं जानती हूं कि तुम यहाँ क्यों हो। जैसे ही तुमने झुगी बस्ती में कदम रखा, मुझे तुम्हारे शरीर से आती हुई बुरी ऊर्जा का एहसास हुआ, शार्लिन ने गंभीर स्वर में कहा।
उसने फटी हुई किताब को मेज पर रख दिया, जिससे इमारत की सारी धूल अचानक उड़ गई। मुझे इसे देखने दो। शी फैंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि डायरी ने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। उसने अपने बैग से फटी हुई डायरी निकाली और सावधानी से शार्लिन को दे दी। शार्लिन को डायरी लेने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने दिव्य मंत्रों का जाप किया। अचानक सुनहरे दिव्य मंत्रों की लकीरें डायरी के चारों ओर लिपट गईं। जब शी फैंग शार्लिन के कार्यों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक डायरी में एक बदलाव आया। उसके गहरे काले आवरण पर अचानक काला धुआं दिखाई दिया और एक भयावह चेहरा सामने आया। ऐसा लग रहा था मानो वह चेहरा अत्यधिक पीड़ा में हो। बुराई दूर हो जाए, दिव्य भला, शार्लिन चिल्लाए। उसके जैद जैसे कोमल हाथों से हवा में दिव्य शब्द निकल रहे थे। उसी समय उसने तीसरे स्तर का दिव्य श्राप देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठी। लाइब्रेरी के ऊपर एक सुनहरे रंग का षटकोण प्रकट हुआ, जिसने पूरी इमारत को ढक लिया, और उस जादुई आकृति से न्याय के 3 सुनहरे भाले निकले। भालों ने डायरी को भेद दिया और उस भयावह चेहरे को चीर डाला। हा, मैं हार नहीं मानूंगा, हम फिर मिलेंगे। उस भयावह चेहरे ने रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द बोलते हुए जोर से हंसा। उसकी दोनों आंखें शी फैंग पर टिकी हुई थीं, मानो उसके शब्द उसी के लिए हों। पल भर में डायरी के ऊपर मंडराता काला धुआं छट गया। इसी बीच शार्लिन का माथा पसीने से तरबतर था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद कमजोर दिख रही थी। सिस्टम, आपको एक महान दानव एक ने शाप दिया है। सभी गुण 50% कम हो गए हैं। राक्षसों को मारने से प्राप्त अनुभव 95% कम हो गया है। सिस्टम, एक महान दानव की नजर आप पर है। 30 दिनों में महान दानव का प्रेत आपके पास आएगा। यदि आप प्रेत द्वारा मारे जाते हैं तो आपका शरीर महान दानव के वश में हो जाएगा। धिक्कार है, इसे और भी क्रूर क्यों नहीं बनाते? अपने आप पर कितना भी संयम क्यों न रखा हो? इस सूचना को देखकर शी फैंग खुद को कोसने से नहीं रोक सका। मानवीय मानकों की तुलना में एक महान दानव चौथे स्तर के योद्धा के बराबर था। यह तलवार सम्राट के समान स्तर का था। हालांकि यह सिर्फ एक प्रेत था, फिर भी इसे संभालने के लिए तीसरे स्तर के योद्धा शार्लिन की आवश्यकता होती। हालांकि शार्लिन को निशाना बनाने के बजाय महान दानव ने शी फैंग जैसे एक आम आदमी को चुना। इस अभिशाप के चलते वह अपना लेवल कैसे बढ़ा पाएगा? ऊपर से एट्रीब्यूट्स में 50% की कमी भी हो गई है। इसकी वजह से उसके एट्रीब्यूट्स एक औसत खिलाड़ी के स्तर तक गिर गए हैं। अगर उसे उच्च स्तर के राक्षसों को मारना हो तो यह उसके लिए एक बड़ी समस्या होगी। उसे महान दानव के भूत का भी सामना करना पड़ेगा। श्रीमती शार्लिन, क्या आप ठीक हैं? शापित होने के बावजूद शी फैंग ने विनम्रता से बात की। शार्लिन ने हल्के से सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास बुरा नहीं हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सच में इतनी भयानक चीज लाओगे। तुमने मुझे काफी कमजोर कर दिया है। खैर, अब समस्या हल हो गई है। अगर तुम कुछ और दिन रुकते तो शायद तुम्हारे शरीर पर दानव का कब्जा हो जाता और तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए नरक में कष्ट भोगता। धन्यवाद मिस शार्लिन, अगर आप न होती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। शार्लिन के शब्द कुछ अटपटे लग रहे थे, फिर भी शी फैंग ने उन्हें धन्यवाद दिया। वह इस बात से प्रसन्न था कि वह बिना देरी किए पुस्तकालय पहुंच गया था। अन्यथा उसका सचमुच अंत हो जाता। हालांकि समस्या का समाधान अभी बाकी था। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डायरी इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक कुंजी है। इसमें एक द्वार पर लगे श्राप को खोलने की विधि दर्ज है। अब आपका काम है इस द्वार को ढूंढना। इस डायरी के साथ इसके अंदर प्रवेश करना और अंदर रखी अंधकार की बाइबल को ढूंढना। अगर आप इसे मेरे लिए लाकर दें तो मैं अंधकार की बाइबल को नष्ट कर सकती हूँ। एक बार यह नष्ट हो जाए तो महान दानव नीचे नहीं उतर पाएगा, शार्लिन ने समझाया। सिस्टम, महाकाव्य खोज अंधकार का अवतरण स्वीकार किया गया। अंधकार की बाइबल को ढूंढें और नष्ट करें और महान दानव को नीचे उतरने से रोकें। इनाम अज्ञात। हालांकि शी फैंग को महाकाव्य खोज को पूरा करने की अत्यधिक कठिनाई के बारे में पता था, फिर भी इसे इतना कठिन होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कम से कम खोज उसे ये तो बता दे कि अंधकार की बाइबल कहाँ मिलेगी। शी फैंग के पिछले जीवन में फैंटेसी एक्सटिंग्विशर ने ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में यह मिशन पूरा किया था। हालांकि शी फैंग सीधे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य नहीं जा सकता था। अगर वह वहां जाता भी तो खेल के इस चरण में टेलीपोर्टेशन गेट सक्रिय नहीं थे, इसलिए उसे दौड़कर जाना पड़ता। हालांकि चाहे वह दौड़ते दौड़ते थक जाए, ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की सीमा तक पहुंचने में उसे कई महीने लग जाते। टेल नोट्स।
वन महान दानव, ये दानवों राक्षसों नहीं के लिए एक पद है। दानवों का बेहतर परिचय होने पर भविष्य के अध्यायों में इसे और स्पष्ट किया जाएगा। शी फैंग गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैंटेसी एक्सटिंग्विशर ने अपने पिछले जीवन में इस महाकाव्य खोज को कैसे पूरा किया। भला किसे पता होगा कि बाइबल ऑफ डार्कनेस कहाँ रखी हुई है। इसके अलावा अपने पिछले जीवन में शी फैंग द्वारा इस खोज के संबंध में एकत्रित की गई जानकारी बहुत अधूरी थी, इसलिए संदर्भ के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले हिस्से अत्यंत सीमित थे। फिलहाल शी फैंग पर मंडरा रहे शाप के कारण समतलीकरण भी एक समस्या बन गया था। उसे किसी भी कीमत पर इस समस्या का समाधान ढूंढना ही था, अन्यथा भविष्य में उसे और भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता। आदरणीय श्रीमती शार्लिन, मुझ पर दानव का श्राप है। क्या आपके पास इसे दूर करने का कोई उपाय है? शी फैंग ने अपने मन को शांत किया। उसने इस समय नाजुक अवस्था में दिख रही शार्लिन की ओर मुड़कर पूछा, और मुझे बाइबल ऑफ डार्कनेस कहाँ मिल सकती है? बस एक सुराग भी मददगार होगा। शी फैंग के सवालों की श्रृंखला सुनकर शार्लिन के मासूम चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े सवाल हैं, है ना, छोटे बदमाश? ऐसा नहीं है कि मेरे पास तुम्हारे श्राप को दूर करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। श्राप को दूर करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है मून ड्रिप करना। मून ड्रिप एक ऐसी रस्म है जो दुनिया के सभी जादू और श्रापों को दूर कर सकती है। हालांकि इस रस्म को करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। मैं तुम्हें जरूरी चीजें मुहैया कराऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सेवाओं के लिए 3 सोने के सिक्के देने होंगे। अगर तुम बाइबल ऑफ डार्कनेस का सुराग पाना चाहते हो तो तुम्हें सूचना शुल्क के रूप में 10 सोने के सिक्के और देने होंगे। शार्लिन के चेहरे के भावों को देखकर शी फैंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शार्लिन जैसे जैसे अपनी बात समझाती गई, उसके चेहरे पर उत्साह बढ़ता गया, खासकर शार्लिन की आंखों में। भले ही वह इस समय बेहद मासूम दिख रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता उसकी आंखों में जलती हुई तीव्र इच्छा को छिपा नहीं पा रही थी। अंततः एक ही शब्द ने सब कुछ निर्धारित किया। धन सिस्टम, क्या आप अभिशाप को दूर करने के मिशन को स्वीकार करना चाहते हैं? आदरणीय श्रीमती शार्लिन, मैं पारिश्रमिक देने को तैयार हूं। वह और क्या कह सकता था। हालांकि शार्लिन द्वारा मांगी गई 3 सोने के सिक्के की कीमत बहुत अधिक थी। व्हाइट रिवर सिटी में इस समय कोई भी खिलाड़ी इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं था। चूंकि आप तैयार हैं, तो 1 सोने का सिक्का जमा करा दें। शार्लिन ने बिना किसी झिझक के अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया। शार्लिन की हरकतें देखकर शी फैंग को शक हुआ कि वह किसी तरह की एक्स-रे तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उसे पैसे तो देने ही थे, इसलिए शी फैंग ने अनिच्छा से शार्लिन को 1 सोने का सिक्का दे दिया। जिस क्षण शी फैंग ने पैसा सौंप दिया, वह एक धनी उद्योगपति से एक गरीब किसान बन गया। लो, ये तुम्हारे लिए है। पहले तुम्हें इसमें ऊर्जा भरनी होगी। ये तुम्हें चांदनी वन में ले जाएगी, जहां से तुम्हें 30 चांद पत्थर इकट्ठा करने होंगे। अगर तुम उन्हें मेरे पास वापस ले आओ तो भी ठीक है। शार्लिन ने बिजली की गति से चमकता हुआ सोने का सिक्का लिया, फिर मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल गोला निकाला और उसे शी फैंग को दे दिया। सिस्टम, मून ड्रिप क्वेस्ट स्वीकार कर लिया गया है। आपको शार्लिन के लिए 30 मूनस्टोन और 2 सोने के सिक्के एकत्र करने होंगे। पूरा होने पर शार्लिन आप पर लगे महादानव के बुरे अभिशाप को दूर कर देगी। शी फैंग ने क्रिस्टल का गोला प्राप्त किया और उस पर एक नजर डाली। दूरस्थानीकरण जादुई गोला सक्रिय होने के तुरंत बाद उपयोगकर्ता को मूनलाइट फॉरेस्ट में और वहां से टेलीपोर्ट करने में सक्षम। सक्रियण की शर्त 200,000 EXP संग्रहित होना आवश्यक है। 2 लाख अनुभव अंक किसी भी औसत खिलाड़ी को पलक झपकते ही लेवल 0 से लेवल 7 तक पहुंचाने के लिए काफी थे, लेकिन शी फैंग के लिए इस समय इतनी बड़ी रकम उसकी जान लेने के बराबर थी। फिलहाल राक्षसों को मारने से मिलने वाला अनुभव 95% तक कम हो जाएगा। समान स्तर के राक्षसों को मारने पर उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं मिलेगा। एलीट राक्षसों की बात करें तो एक उच्च स्तर के राक्षस को मारने पर उसे लगभग 10 अनुभव ही मिलेगा। इसका मतलब है कि 200,000 अनुभव प्राप्त करने के लिए उसे अपने से एक स्तर उच्च स्तर के 20,000 एलीट राक्षसों को मारना होगा। इतने राक्षसों को मारने में उसे कितना समय लगेगा? इसके अलावा रेड लीफ टाउन में इतने एलीट राक्षस हैं भी नहीं। क्या वाकई इसे महाकाव्य खोज कहना उचित है? इसकी कठिनाई वाकई हद से ज्यादा है, शी फैंग ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। शी फैंग के पिछले जीवन में फैंटेसी एक्सटिंग्विशर को प्रथम श्रेणी के गिल्ड फैंटेसी श्राइन का समर्थन प्राप्त था।
इसलिए वह बड़ी कठिनाइयों के बाद इस मिशन को पूरा करने में सक्षम रहा। हालांकि शी फैंग के पास प्रथम श्रेणी के गिल्ड का समर्थन नहीं था। अगर वह इस मिशन को पूरा करना चाहता तो ये बेहद मुश्किल होता। फिर भी अगर शी फैंग इसे पूरा कर लेता तो मिलने वाले पुरस्कार उसकी सारी कठिनाइयों पर भारी पड़ते। इसी महाकाव्य मिशन के पुरस्कारों ने फैंटेसी एक्सटिंग्विशर को प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि शी फैंग के पास किसी उच्च श्रेणी के गिल्ड का समर्थन नहीं था, फिर भी वह पुनर्जन्मित व्यक्ति था। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में उसे काफी लाभ प्राप्त था। कम से कम धन कमाने के मामले में वह उच्च श्रेणी के गिल्डों से पीछे नहीं रहता। लगता है अभी मैं सिर्फ वापस जाकर गैरिसन कवच बना सकता हूं। शी फैंग ने क्रिस्टल गोला अपने पास रखा और पुस्तकालय से निकल गया। उसने पहले पर्याप्त सोने के सिक्के कमाने की योजना बनाई, उसके बाद 200,000 EXP जमा करने का तरीका सोचने का सोचा। जब शी फैंग व्यापार क्षेत्र में लौटा तब तक बाहर आसमान काफी उजाला हो चुका था। कई खिलाड़ी पहले ही राक्षसों को मारकर अपना स्तर बढ़ाने के लिए निकल चुके थे, जिससे सड़कें काफी हद तक खाली हो गई थीं। शी फैंग तुरंत बैंक गया और गहराई की सामग्री और दार्शनिक पत्थर ले आया। जब शी फैंग फोर्जिंग एसोसिएशन की ओर जा ही रहा था, तभी सिस्टम से एक सूचना आई। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो गैरिसन हैवी आर्मर रखा था वह बिक गया है। प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके खाते में कुल 31 सिल्वर और 53 कॉपर जमा हो गए हैं। क्या इसकी कीमत इतनी है? शी फैंग चौंक गया। लेवल 3 गैरिसन हैवी आर्मर एक ऐसा उपकरण था जिसके गुण मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट से मिलते जुलते थे। इसकी अधिकतम कीमत 20 चांदी के सिक्के थी, लेकिन अब इसे 30 चांदी के सिक्कों से भी अधिक में बेचा जा रहा था। कोई कल्पना ही कर सकता है कि ये गिल्ड गैरिसन हैवी आर्मर के लिए कितने बेताब रहे होंगे। इस जानकारी के आने से शी फैंग का उत्साह और भी बढ़ गया। वह तुरंत 100 गैरिसन कवच बनाकर उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमाने की इच्छा करने लगा। इसलिए शी फैंग ने विंडवॉक को सक्रिय किया और फोर्जिंग एसोसिएशन की ओर दौड़ पड़ा। बिना किसी झिझक के शी फैंग ने 20 घंटे के लिए एक इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम आरक्षित कर लिया। अगर उसने अभी उन गिल्डों से धन नहीं लिया तो वह अपने पुनर्जन्म के साथ न्याय नहीं कर रहा होगा। गहराई कक्ष के अंदर शी फैंग ने अपने द्वारा एकत्रित किए गए सभी पत्थरों को परिष्कृत किया और गैरिसन कवच को गढ़ने में अपना पूरा प्रयास किया। जब पहला गैरिसन कवच सफलतापूर्वक तैयार हो गया। सिस्टम, गैरिसन कवच सफलतापूर्वक निर्मित हो गया है। निर्माण कौशल में 2 अंकों की वृद्धि हुई है। 800 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सिस्टम, क्या आप टेलीपोर्टेशन मैजिक ऑर्ब में प्राप्त अनुभव को संग्रहित करना चाहते हैं? अचानक शी फैंग ने अपना काम रोक दिया। उसने सिस्टम इंटरफेस को खोला और ध्यान से देखने लगा। मुझे गहराई से 800 EXP मिले। शी फैंग ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा। अचानक मुस्कुराते हुए बोला, घबराहट में मैं ये कैसे भूल गया। ये श्राप केवल राक्षसों को मारने से मिलने वाले अनुभव पर ही लागू होता है। इसका इनाम के तौर पर मिलने वाले अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी उपकरण को बनाने में काफी समय लगता था, लेकिन सफलता दर बहुत अधिक होने पर बात बिल्कुल अलग हो जाती थी। उस समय शी फैंग की लेवलिंग स्पीड औसत खिलाड़ी से कहीं अधिक थी, भले ही उस समय उसके अनुभव में 95% की कमी हो रही थी। इस तरह का उपयुक्त तरीका हाथ में होने से महाकाव्य खोज की कठिनाई पल भर में काफी कम हो गई थी। इसके अलावा शी फैंग के पास बुक ऑफ फोर्जिंग थी। इससे गैरिसन आर्मर बनाने की सफलता दर 60% तक बढ़ सकती थी। इसके साथ शी फैंग की लेवलिंग स्पीड एक्सपर्ट खिलाड़ियों से भी कहीं ज्यादा हो जाती। उसे 200,000 EXP इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस तरह शी फैंग न सिर्फ पैसा कमा सकता था, बल्कि अनुभव भी हासिल कर सकता था। यह एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था। यह वाकई शानदार था। फैंटेसी एक्सटिंग्विशर ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अभिशाप को दूर करने का इतना त्वरित तरीका भी हो सकता है। अब तक की सोच के आधार पर शी फैंग ने तुरंत सिस्टम को समायोजित किया ताकि उसे प्राप्त सभी अनुभव टेलीपोर्टेशन मैजिक ऑर्ब में जमा हो जाएं। फिर उसने एक अयस्क उठाया और खुशी खुशी उपकरण बनाने लगा। बेहतर मनोदशा के कारण शी फैंग के हाथ पहले से कहीं अधिक फुर्तीले हो गए। उनके हाथों में मौजूद 100 परिष्करण हथौड़ा किसी संगीत वाद्ययंत्र की तरह लयबद्ध रूप से एक मधुर धुन बजा रहा था। जब तक शी फैंग को होश आया तब तक वह अचानक अपने सामने मौजूद गैरिसन कवच को देखकर अचंभित रह गया। शी फैंग के सामने मौजूद वर्तमान गैरिसन कवच पहले के कवचों से काफी अलग था। इसका डिजाइन पूरी तरह बदल चुका था और यहां तक कि इसका रंग भी हल्का सुनहरा हो गया था। यह बिल्कुल भी गैरिसन कवच नहीं था। ध तेरे की शी फैंग समझ गया कि वह असफल हो गया है।
पहले उपकरण बनाते समय वह अपनी ही उत्तेजना में इतना डूबा हुआ था कि उसने हथौड़े को अपनी इच्छानुसार चलाया और गैरिसन कवच को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। उसे इस पर गर्व भी महसूस हो रहा था। फिर भी इस नए प्लेट आर्मर का रूप बेहद शानदार लग रहा था। इसे पहनने पर निश्चित रूप से राजसी प्रभाव दिखेगा। इसके बाद शी फैंग ने उपकरण की जानकारी की पहचान करने का विकल्प चुना। इस बार सिस्टम ने निष्कर्ष देने से पहले पूरे 10 सेकंड का समय लिया। अनाम कांस्य श्रेणी का प्लेट कवच। स्तर 3। उपकरण आवश्यकता क्षमता 12, रक्षा जोड़ 2-3, ताकत जोड़ 3, सहन शक्ति जोड़ 3, HP जोड़ 1-2-0, टिकाऊपन 35/35, अतिरिक्त क्षमता। उपचार क्षमता। प्राप्त होने वाले उपचार प्रभावों में 10% की वृद्धि होती है। केवल शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स तक सीमित। सिस्टम। अज्ञात उपकरण सफलतापूर्वक निर्मित किया गया है। निर्माण दक्षता में 3 अंकों की वृद्धि हुई। 1100 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सिस्टम। बधाई हो, आप गॉड्स डोमेन में कांस्य उपकरण का एक बिल्कुल नया टुकड़ा बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आपको 3000 EXP प्राप्त हुए। आपको एक रूनिक हैमर रहस्यमय लोहे की श्रेणी दिया जा रहा है जो बनाने की सफलता दर को 5% बढ़ा देता है। सिस्टम। कृपया आपके द्वारा बनाए गए उपकरण को एक नाम दें। आप इस उपकरण पर अपनी व्यक्तिगत छाप भी छोड़ सकते हैं। ये सूचनाएं देखकर शी फैंग थोड़ा चौंक गया। उसने अनजाने में गैरिसन कवच को नया रूप दे दिया था, और वो भी सफलतापूर्वक। उसने तो कांस्य का एक बिल्कुल नया उपकरण भी बना दिया था। उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। इस उपकरण के गुण एक औसत रहस्यमयी लोहे के उपकरण के स्तर तक पहुंच चुके थे। अगर इस्तेमाल की गई सामग्री इतनी घटिया न होती तो यह निश्चित रूप से एक रहस्यमयी लोहे का उपकरण बन जाता। गॉड्स डोमेन में खिलाड़ी उपकरण बना सकते थे। हालांकि यह एक बेहद मुश्किल काम था। खिलाड़ी को न केवल गहराई में माहिर होना पड़ता था, बल्कि उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों की भी पूरी समझ होनी चाहिए थी। सैकड़ों प्रयासों के बाद ही बिल्कुल नए और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण बनाए जा सकते थे। आमतौर पर नए उपकरण बनाने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ी उन्नत जालसाज बनने के बाद ही ऐसा करना शुरू करते थे। आखिरकार मास्टर जालसाज बनने के लिए खिलाड़ी को न केवल पर्याप्त दक्षता की आवश्यकता होती थी, बल्कि उन्हें रहस्यमय लोहे के 3 बिल्कुल नए उपकरण और गुप्त चांदी का एक बिल्कुल नया उपकरण भी बनाना होता था। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई खिलाड़ी मास्टर जालसाज बन सकता था। इस स्थिति के कारण मास्टर फोर्जर बनने वाले खिलाड़ी अत्यंत दुर्लभ थे। इसी बीच शी फैंग ने अनजाने में कांस्य का एक बिल्कुल नया उपकरण बना दिया। निस्संदेह इस सफलता में गहराई की पुस्तक के प्रभाव का बहुत बड़ा योगदान था। चूंकि इसका रंग हल्का सुनहरा हो गया है और इससे हल्की चमक निकल रही है, इसलिए इसे चमकदार कवच कहते हैं। शी फैंग ने तुरंत उपकरण का नया नाम तय कर दिया। इसके बाद उसने उपकरण के एक कोने पर काली लौ का निशान बना दिया। ये निशान एक जालसाज के नाम का प्रतीक था। भविष्य में जब कोई इस चिन्ह को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि यह उपकरण फला मास्टर द्वारा बनाया गया है। साथ ही ये चिन्ह उपकरण के असली निर्माता की पहचान छिपाने में भी सहायक होगा। पलक झपकते ही उपकरण की जानकारी में भी बदलाव आ गया। ग्लिमर चेस्टपीस कांस्य श्रेणी का प्लेट आर्मर। स्तर 3। उपकरण आवश्यकता क्षमता 12, रक्षा जोड़ 2-3, ताकत जोड़ 3, सहन शक्ति जोड़ 3, HP जोड़ 1-2-0, टिकाऊपन 35/35, अतिरिक्त क्षमता। उपचार क्षमता। प्राप्त होने वाले उपचार प्रभावों में 10% की वृद्धि होती है। केवल शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स तक सीमित। ग्लिमर चेस्टपीस के दाहिने हिस्से पर एक काली लौ का निशान दिखाई देता है। ये लौ लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती है, जिससे ग्लिमर चेस्टपीस की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। सिस्टम। ब्लैक फ्लेम इम्प्रिंट सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है। यह इम्प्रिंट आपके गेमिंग खाते से जुड़ गया है और कोई अन्य इसका उपयोग नहीं कर सकता है। सिस्टम। नामकरण सफल रहा। ग्लिमर चेस्टपीस के लिए डिजाइन स्वचालित रूप से तैयार हो गया है। खिलाड़ी अब स्वेच्छा से ग्लिमर चेस्टपीस के लिए डिजाइन बना सकता है, जिससे अन्य लोग भी इसे सीख सकेंगे। अचानक शी फैंग के लाइफस्टाइल पैनल में एक अतिरिक्त विंडो दिखाई दी। इसका नाम फोर्जिंग डिजाइन क्रिएशन था और यह खिलाड़ियों को अपने स्वयं के फोर्जिंग डिजाइन बनाने की अनुमति देता था। इस नई खिड़की को देखकर शी फैंग को असीम आनंद का अनुभव हुआ। मौलिक रचना करने का यही लाभ था। जब तक शी फैंग के पास कलम और ड्राइंग पेपर होता, वह ग्लिमर चेस्टप्लेट के लिए जितने चाहे उतने डिजाइन बना सकता था। यह सुविधा केवल मौलिक रचनाओं के लिए ही उपलब्ध थी। डिजाइन स्वयं उपकरण से कहीं अधिक मूल्यवान थे।
शी फैंग के पिछले जीवन में अनगिनत मास्टर फोर्जर विभिन्न सामग्रियों पर लगातार शोध करते थे और नए उपकरण विकसित करने के लिए तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते थे। ग्रैंड मास्टर फोर्जर बनने की कोशिश के अलावा उनका मुख्य लक्ष्य एक ओरिजिनल फोर्जिंग डिजाइन प्राप्त करना था। यही वह चीज थी जिसके कारण कुछ मास्टर फोर्जर बेहद अमीर थे। फोर्जिंग डिजाइन बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल थी और वे जब चाहे आसानी से 10 से लेकर सैकड़ों फोर्जिंग डिजाइन बना सकते थे। वरना अगर वे हर दिन उपकरण बनाने में अपनी पूरी जान लगा देते तो भी वे कितना पैसा कमा पाते। ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन के साथ 10 सोने के सिक्के कमाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय शी फैंग के लिए 30 या 40 सोने के सिक्के कमाना भी संभव था। आखिर व्हाइट रिवर सिटी में बहुत सारे खिलाड़ी थे और गिल्ड की भी कोई कमी नहीं थी। इसके बाद शी फैंग ने गैरिसन आर्मर बनाना बंद करके ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स का निर्माण जारी रखा। दोनों को बनाने के लिए एक ही सामग्री की आवश्यकता होती थी। हालांकि ग्लिमर चेस्ट प्लेट दिखने में अधिक आकर्षक थी और इसमें एक अतिरिक्त क्षमता भी थी। मौलिक रचना का एक और लाभ था, अपनी रचना को गढ़ने पर उसकी सफलता दर 10% बढ़ जाती थी और उपकरण में अतिरिक्त क्षमता होने की संभावना भी अधिक होती थी। जब तक ग्लिमर चेस्ट प्लेट की प्रसिद्धि फैलती रहेगी, शी फैंग को इसके निर्माण डिजाइन को बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। शी फैंग उपकरण बनाते समय अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर था। उसका दिल पैसों के ख्यालों से भरा हुआ था। 1 सोने का सिक्का, 2 सोने के सिक्के, 3 सोने के सिक्के। पूरी फोर्जिंग रूम में सुनहरे रंग के चमकदार उपकरणों का एक के बाद एक ढेर लग गया था। जब शी फैंग द्वारा गढ़ाई कक्ष किराए पर लेने के 10 घंटे बीत चुके थे, तभी सिस्टम से एक तेज सूचना आई। तभी शी फैंग को अचानक एहसास हुआ कि 10 घंटे बीत चुके हैं। हालांकि उनकी उपलब्धियां और भी चौंकाने वाली थीं। उन्होंने सफलतापूर्वक कुल 142 उपकरण बनाए और उनके द्वारा खरीदी गई सामग्री लगभग समाप्त हो चुकी थी। उपकरणों की विशेषताओं में से कुछ अच्छी थीं और कुछ बुरी। इनमें अंतर उनके उपचार प्रभाव में था। बुरी विशेषताओं का उपचार प्रभाव 5% था, जबकि अच्छी विशेषताओं का 12% था। कुल 76 उपकरण ऐसे थे जिनका उपचार प्रभाव 7% से कम था। 48 उपकरण ऐसे थे जिनका उपचार प्रभाव 7% से 9% के बीच था और 18 उपकरण ऐसे थे जिनका उपचार प्रभाव 10% से 12% के बीच था। इन उपकरणों ने शी फैंग के थैले का आधे से अधिक स्थान भर दिया था। इसी दौरान शी फैंग की दक्षता में भी काफी वृद्धि हुई और वह 514 अंकों तक पहुंच गई। शी फैंग अब मध्यवर्ती स्तर का लोहार प्रशिक्षु बनने के आधे रास्ते पर था। शी फैंग ने टेलीपोर्टेशन ऑर्ब निकाल कर देखा। उसमें फिलहाल लगभग 150,000 अनुभव संचित थे। अगर शी फैंग कुछ और घंटों तक प्रयास करता रहता तो वह 200,000 अनुभव संचित कर लेता और तुरंत मूनलाइट फॉरेस्ट पहुंच जाता। शी फैंग के अनुभव प्राप्त करने की गति प्रथम श्रेणी के गिल्डों के गिल्ड लीडरों की तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना अधिक थी। फोर्जिंग एसोसिएशन छोड़ने के बाद शी फैंग नीलामी घर की ओर भागा। फिलहाल औसत दर्जे के अधिकांश खिलाड़ी लेवल 3 तक पहुंच चुके होंगे, जबकि कई अनुभवी खिलाड़ी लेवल 4 तक पहुंच चुके होंगे। केवल विशेषज्ञ खिलाड़ी ही लेवल 5 के करीब पहुंच रहे होंगे। आखिर लेवल 4 से लेवल 5 तक पहुंचने के लिए काफी अनुभव की आवश्यकता होती है। आवश्यक अनुभव की मात्रा लेवल 3 से लेवल 4 तक पहुंचने के लिए आवश्यक अनुभव की मात्रा से कम 3 से 4 गुना अधिक होती है। अभी शी फैंग के लिए लेवल 3 के कांस्य उपकरण बेचने का बिल्कुल सही समय था। 10 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद विभिन्न गिल्डों ने भी काफी धन जमा कर लिया होगा, इसलिए शी फैंग के लिए यह एक अच्छा मौका था। अगर कुछ और समय बीत जाता तो उपकरणों की कीमतें काफी कम हो जाती। नीलामी घर पहुंचने पर शी फैंग ने देखा कि वहां मौजूद लॉजिस्टिक्स टीम के सदस्यों की संख्या में काफी कमी आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अब वे गैरिसन आर्मर के प्रति पहले की तरह उत्साहित नहीं थे। भाई, नीलामी घर में अचानक इतने कम लोग क्यों हैं? शी फैंग एक लॉजिस्टिक्स कर्मचारी के पीछे जाकर पूछा। लंबे कद और चश्मा पहने हुए लॉजिस्टिक्स कर्मचारी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या तुम इतने समय से शहर के बाहर राक्षसों को मार रहे थे? तुम्हें इतनी बड़ी बात की जानकारी भी नहीं है? हाँ, मैं अभी अभी राक्षसों को मारकर और सामान बेचकर पैसे कमाकर लौटा हूँ। गैरिसन आर्मर कितना लोकप्रिय था, है ना? मैं भी एक खरीदना चाहता था। शी फैंग ने सिर हिलाया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। 3 घंटे पहले हैमर ट्रेडिंग नाम के एक खिलाड़ी ने लेवल 3 ब्रॉन्ज प्लेट आर्मर इक्विपमेंट का एक बड़ा जत्था बेचा था। हालांकि इसके गुण गैरिसन आर्मर से थोड़े कमजोर थे, लेकिन इसकी कीमत बेहद कम थी, सिर्फ 4 सिल्वर कॉइन।
इतना ही नहीं, उस खिलाड़ी ने ये भी घोषणा की थी कि अगर आप उससे संपर्क करके थोक में ऑर्डर करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। जाहिर है, सभी गिल्ड्स ने उससे संपर्क किया और ऑर्डर कर दिए। अब यह इक्विपमेंट बेहद लोकप्रिय हो गया है, तो भला कौन यहां रहकर गैरिसन आर्मर पर ध्यान देगा। हैमर ट्रेडिंग। शी फैंग एक बार फिर पुष्टि करना चाहता था। बिल्कुल सही, उसने तो फोरम पर एक थ्रेड भी पोस्ट किया था जिसमें उसने गैरिसन आर्मर बनाने वाले उस धूर्त जालसाज की आलोचना की थी। फिलहाल उस ट्रेड को 7 मिलियन से ज्यादा क्लिक्स मिल चुके हैं। इसी वजह से वह व्हाइट रिवर सिटी में रातों रात मशहूर हो गया है। मैंने सुना है कि कई बड़े गिल्ड्स ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उसे ऊंची कीमत पर अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स प्लेयर के चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी। वह चाहता था कि काश वह हैमर ट्रेडिंग में काम कर पाता। इस तरह वह भी हवस और खूबसूरती से भरी जिंदगी जी पाता। शी फैंग ने खिलाड़ी को देखकर बस मुस्कुराया और खाली सीट की ओर चलने लगा। वह बैठ गया और गेम के आधिकारिक फोरम का लिंक खोला। वह हैमर ट्रेडिंग नाम की उस कंपनी को अच्छी तरह से देखना चाहता था जिसने लगभग उसका कारोबार छीन लिया था। शी फैंग के पिछले जीवन में हैमर ट्रेडिंग ने इतनी जल्दी अपनी प्रतिभा का परिचय नहीं दिया था। शैडो द्वारा खोजे जाने से पहले वह अपने कुछ सहपाठियों के साथ गॉड्स डोमेन में खेलता था। इन सहपाठियों के सहयोग और कुछ संयोगवश हुई मुलाकातों के कारण वह एक मध्यवर्ती लोहार प्रशिक्षु बन गया, और इसी दौरान उसकी शैडो के उच्च अधिकारियों से जान पहचान हो गई। उस समय मध्यवर्ती लोहार प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। उस समय निर्मित कांस्य उपकरण भी बहुत लोकप्रिय थे। ये देखकर शैडो भी लाभ में हिस्सा चाहता था, इसलिए उन्होंने हैमर ट्रेडिंग को काम पर रखने के लिए भारी कीमत चुकाई। शैडो वर्कशॉप के निरंतर सहयोग से हैमर ट्रेडिंग एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा, एक प्रसिद्ध लोहार बन गया और शैडो के लिए खूब धन अर्जित किया। इसके बाद शैडो के भरपूर समर्थन के अलावा हैमर ट्रेडिंग ने फोर्जिंग टैलेंट एक भी प्राप्त कर लिया, जिससे वह मास्टर फोर्जर बन गया। उस समय उसके मन में शी फैंग के लिए जरा भी सम्मान नहीं था, जो उस समय शैडो का गिल्ड लीडर था। अंततः हैमर ट्रेडिंग के मजबूत समर्थन के साथ साथ कई मास्टर फोर्जर्स और मास्टर पोशन मेकर्स की बदौलत लैन हुआ फाइनेंशियल ग्रुप्स ने वर्ल्ड डोमिनेटर द्वारा शैडो के अधिग्रहण पर सहर्ष सहमति दे दी। अन्यथा लैन हुआ फाइनेंशियल ग्रुप्स बिना किसी हिचकिचाहट के इस निर्णय को स्वीकार नहीं करते और साथ ही शी फैंग को बर्खास्त भी नहीं करते। शी फैंग ने स्टार मून किंगडम के लिए मंच खोला। उसका दिल इस बात पर विलाप कर रहा था कि भाग्य उसके साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहा है। इस जीवन में ठीक उसी समय जब गैरिसन आर्मर की बिक्री धड़ल्ले से बढ़ने लगी थी, हैमर ट्रेडिंग ने धनवान बनने के अपने रास्ते में एक बाधा उत्पन्न कर दी। शी फैंग को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह और हैमर ट्रेडिंग जीवन में प्रतिद्वंद्वी थे। शी फैंग ने हैमर ट्रेडिंग से फोर्जिंग टैलेंट चुरा लिया, जबकि हैमर ट्रेडिंग ने पलटवार करते हुए उसके धनवान बनने के रास्ते को तोड़ दिया। स्टार मून किंगडम के फोरम ब्राउज करते हुए शी फैंग ने तुरंत एक ट्रेड को लाल रंग से चिन्हित पाया, जो फोरम के शीर्ष पर स्थित था। न्याय को कायम रखने की शुरुआत हमसे होती है। हम इस निर्दयी जालसाज को मनमानी करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकते। मैं एक दयालु हृदय वाला जालसाज हूं। इन बड़े चमकीले लाल शब्दों को देखकर शी फैंग की भौहें तन गईं। वह यहाँ किस तरह की मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। क्लिक्स की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो गई। जिज्ञासावश शी फैंग ने वह थ्रेड खोल दिया था। शी फैंग ने 10,000 से अधिक शब्दों में लिखे गए उस निंदा पत्र को ध्यान से देखा। लेख में यह बात बिल्कुल सही थी कि कांस्य उपकरण बनाने की लागत एक चांदी के सिक्के से भी कम होती है। फिर भी धूर्त शी फैंग अपने उपकरण 30 चांदी के सिक्कों तक में बेच रहा था। वह दूसरे खिलाड़ियों को धोखा दे रहा था। इसलिए हैमर ट्रेडिंग शी फैंग का विरोध करना चाहता था। वह तो तीसरे स्तर के कांस्य उपकरण बिना किसी सीमा के बेचने को भी तैयार था, लेकिन विफलता दर अधिक होने के कारण उसे अपनी लागत वसूलने के लिए उन्हें 4 चांदी के सिक्कों प्रति उपकरण के हिसाब से बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस लेख को कई खिलाड़ियों का समर्थन मिला। उन सभी ने घोषणा की कि वे अब गैरिसन आर्मर नहीं खरीदेंगे और हैमर ट्रेडिंग के इस नेक काम का समर्थन करेंगे। पूरा लेख पढ़ने के बाद शी फैंग अवाक रह गया। पूरा लेख सिर्फ हैमर ट्रेडिंग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही हैमर ट्रेडिंग ये भी जताना चाहता था कि वह भी कांस्य के उपकरण बना सकता है। वह स्पष्ट रूप से शी फैंग का इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा और साख बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी के रूप में करना चाह रहा था। वह चाहता था कि कई बड़े गिल्ड उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और बदले में उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़े। हालांकि शी फैंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि हैमर ट्रेडिंग सफल हो गया था।
न केवल उसकी प्रसिद्धि में अचानक उछाल आया, बल्कि कई द्वितीय श्रेणी के गिल्डों ने भी उसे निमंत्रण भेजा। यहाँ तक कि कुछ प्रथम श्रेणी के गिल्ड भी हैमर ट्रेडिंग के साथ सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के इच्छुक थे। अरे यार, इसने न सिर्फ मेरी दौलत कमाने की राह रोक दी, बल्कि अब मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। शी फैंग अपने 2 जन्मों के गुस्से को और दबा नहीं सका। वह हैमर ट्रेडिंग को सबक सिखाना चाहता था। क्या उसे लगता था कि लेवल 3 ब्रॉन्ज इक्विपमेंट को बिना किसी सीमा के बेचकर वह बहुत शानदार काम कर रहा है? अगर हैमर ट्रेडिंग शिफैंग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करता, तो शिफैंग उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। लेकिन अब जब उसने शिफैंग को उकसा दिया है, तो उसे उचित कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। हैमर ट्रेडिंग द्वारा दिए गए बयानों और आंकड़ों को देखकर शिफैंग को बेहद हास्यास्पद लगा। बेसिक फोर्जिंग अप्रेंटिस की लेवल 3 ब्रॉन्ज इक्विपमेंट बनाने में सफलता दर केवल 5% थी। हालांकि हैमर ट्रेडिंग द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि उसके पास केवल ब्रॉन्ज इक्विपमेंट बनाने का फोर्जिंग डिजाइन ही नहीं था। उसने सफलता दर बढ़ाने वाली कोई वस्तु भी प्राप्त की होगी। इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम का उपयोग करने के साथ साथ उसकी सफलता दर लगभग 20% होनी चाहिए थी। इसीलिए उसने बेतुकी बातें करने की हिम्मत की और अपनी बात को साबित करने के लिए नीलामी में कई इक्विपमेंट पेश किए। हालांकि शिफैंग के अनुमान के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हैमर ट्रेडिंग हर कांस्य उपकरण की बिक्री पर एक चांदी का सिक्का का नुकसान उठा रहा था। हालांकि शिफैंग को हैमर ट्रेडिंग के पास मौजूद धनराशि का पता नहीं था, फिर भी शिफैंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसके पास अभी 10 साल का समय था। क्या इसे 4 चांदी के सिक्कों में बेचा जा रहा है? शिफैंग भी अपने उपकरण 4 चांदी के सिक्कों में बेचता था। उसके पास दार्शनिक पत्थर और गहराई की किताब थी, इसलिए उसकी शुरुआती लागत 10 तांबे के सिक्कों से थोड़ी ही अधिक थी। अपनी असाधारण सफलता दर को देखते हुए शिफैंग ये देखने के लिए उत्सुक था कि अंत में कौन जीतता है। बिना किसी झिझक के शिफैंग ने तुरंत गुमनाम रूप से फोरम पर एक पोस्ट किया। लेख का शीर्षक था, नीलामी घर में आश्चर्यजनक रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्लेट आर्मर। इसके बाद उसने नीलामी घर का इंटरफेस खोला और 20 सबसे खराब ग्लिमर चेस्ट प्लेट को नीलामी के लिए रख दिया। ग्लिमर चेस्ट प्लेट की हीलिंग पावर का डंजन के अंदर मौजूद एमटी पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता था। गैरिसन आर्मर की तुलना में तो यह और भी बेहतर था। हैमर ट्रेडिंग के सैवेज चेस्ट प्लेट से तुलना करने पर यह 2 गुना से भी अधिक बेहतर था। ग्लिमर चेस्ट प्लेट को देखते ही खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से समझ जाते थे कि उन्हें कौन सा उपकरण चुनना है। हैमर ट्रेडिंग, क्या तुम मशहूर नहीं होना चाहते थे? मैं तुम्हें सुपर फेमस बना दूंगा। मैं तुम्हें एक सेलिब्रिटी बना दूंगा। शिफैंग ने इंटरफेस बंद करते हुए एक ठंडी मुस्कान दिखाई। वह मुड़ा और नीलामी घर से बाहर निकल गया और पत्थर और कठोर पत्थर खरीदने के लिए बाहर एक स्टॉल लगा दिया। शिफैंग द्वारा अपना ट्रेड पोस्ट करने के 2 मिनट बाद कुछ खिलाड़ियों ने शिफैंग की पोस्ट पर ध्यान दिया। औसत खिलाड़ी अभी भी उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों के प्रति काफी सजग थे। फिलहाल औसत खिलाड़ी के पास कांसे का एक भी उपकरण नहीं था, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक झलक पाना चाहते थे। जैसे ही ये खिलाड़ी नीलामी घर पहुंचे, वे वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। ग्लिमर चेस्ट प्लेट के गुण बेहद शानदार थे, खासकर इसकी हीलिंग पावर। डंजन के अंदर यह किसी भी एमटी के लिए सबसे पसंदीदा क्षमता थी। विशेषताओं को देखने के बाद खिलाड़ियों ने इसे पहनने की कोशिश करने का फैसला किया। ग्लिमर चेस्ट प्लेट पहने हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति पर गौर किया। सुडौल शरीर, आकर्षक आकृति और शरीर से निकलती हल्की सी चमक। उनके बाएं स्तन पर एक टिमटिमाती काली लौ भी थी। वे बेहद शानदार लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ग्लिमर चेस्ट प्लेट पहनकर वे पौराणिक कथाओं के वीर और शक्तिशाली नायक बन गए हों। फिर उन्होंने विक्रय मूल्य देखा। वास्तव में इसके लिए केवल 4 चांदी के सिक्कों की आवश्यकता थी। इन खिलाड़ियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना महंगा सामान मात्र 4 चांदी के सिक्कों में बिक रहा था। अगर वे इसे नहीं खरीदते तो वे अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे होते। भले ही उनके पास ज्यादा पैसे न हो, फिर भी वे ग्लिमर चेस्ट प्लेट खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति कुर्बान करने को तैयार थे। महज 15 मिनट के भीतर शिफैंग की पोस्ट फोरम में चर्चा का विषय बन गई। कुछ खिलाड़ियों ने तो ग्लिमर चेस्ट प्लेट की जानकारी और उसके स्वरूप को भी साझा किया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स भी इस उच्च स्तरीय उपकरण को तुरंत हासिल करने की इच्छा करने लगे। हालांकि जब वे नीलामी घर जाकर इसे खरीदना चाहते थे तो उपकरण के केवल 4 टुकड़े ही बचे थे। इसके अलावा उन सभी टुकड़ों की कीमत 6 चांदी के सिक्कों से भी अधिक थी।
एक कुलीन दल के एक सदस्य ने अनिच्छा से इधर उधर से पैसे उधार लेने का फैसला किया। अंत में उसने 7 चांदी के सिक्कों में एक कवच जीत लिया। जब ग्लिमर चेस्ट प्लेट उसके हाथ में आया तो उसे इसके लिए गए पैसे की कोई परवाह नहीं रही। ऐसे गुणों और आकर्षक रूप रंग के साथ उसे भविष्य में पैसे कमाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बिंदु तक सोचते हुए इस शील्ड वॉरियर के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। टेल नोट्स 1 प्रतिभा का निर्माण। यह अध्याय 19 में उल्लिखित प्रतिभा के निर्माण को संदर्भित करता है। शी फैंग द्वारा ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स को नीलामी में रखने के महज 20 मिनट बाद ही सभी 20 पीस बिक गए। ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स की लोकप्रियता गैरिसन आर्मर से कहीं अधिक थी। यहां तक कि कई खिलाड़ी आधिकारिक फोरम पर अपनी खरीदारी का प्रदर्शन भी कर रहे थे। पहले इन खिलाड़ियों को किसी पार्टी में शामिल होने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाकर गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन अब अपने शानदार दिखने वाले उपकरणों के दम पर एक साधारण सी आवाज से ही उन्हें एलीट पार्टियों से अपनी पसंद की पार्टियों में शामिल होने के दर्जनों निमंत्रण मिल जाते हैं। ग्लिमर चेस्ट प्लेट की लोकप्रियता बढ़ने के बाद जो खिलाड़ी इसे खरीद नहीं पाए थे वे सब पछतावे से अपना सीना पीट रहे थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि उन्होंने इसे खरीदने के लिए पैसे उधार क्यों नहीं लिए, क्योंकि फिलहाल यह उपलब्ध नहीं था। इसी बीच गोल्डन सैंड टाउन में स्थित फोर्जिंग एसोसिएशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। विशाल हॉल पूरी तरह से खिलाड़ियों से भरा हुआ था। उपस्थित खिलाड़ी विभिन्न गिल्डों के प्रवक्ता थे। वे यहाँ केवल एक ही उद्देश्य से आए थे और वह था हैमर ट्रेडिंग को अपने गिल्ड में आमंत्रित करना। वहां मौजूद गिल्डों में से कई बहुत प्रसिद्ध थे। घटिया गिल्डों के प्रवक्ताओं की भी कोई कमी नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में ये प्रवक्ता घमंडी और अभिमानी होते। वे लाइफस्टाइल खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करते समय तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाते। फिर भी लाइफस्टाइल खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते। वे भावुक होकर आंसू भी बहाते और गिल्ड के प्रति अपनी वफादारी का वादा करते हुए तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर एक बड़े गिल्ड का हिस्सा बन जाते। हालांकि खेल का मौजूदा चलन बदल चुका था। गिल्ड के उच्च अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें यानी प्रवक्ताओं को हैमर ट्रेडिंग को जरूर आमंत्रित करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता था। इसीलिए ये गिल्ड प्रवक्ता आज्ञाकारी पोते पोतियों की तरह हॉल में खड़े होकर हैमर ट्रेडिंग के बुलावे का इंतजार कर रहे थे। दूसरी मंजिल पर स्थित एक मध्यवर्ती ढलाई कक्ष के अंदर। भाई हैमर, आप तो कमाल के हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। पहले तो वो घटिया गिल्ड किसी भी कीमत पर आपको भर्ती नहीं करते थे, अब तो वो आपके पोते पोतियों की तरह आपकी सेवा में तरसते हैं। आप चाहे उन्हें भगा भी दें, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लगभग 25 साल की एक आकर्षक महिला पादरी ने हैमर ट्रेडिंग की मजबूत बांह को गले लगाते हुए, खिलखिलाते हुए और प्रशंसा भरे लहजे में कहा। उसकी उभरी हुई छाती हैमर की बांह से रगड़ रही थी। हैमर ट्रेडिंग का रूप रंग बेहद क्रूर था। उसकी घनी दाढ़ी और छोटी छोटी आंखें थीं और उसकी त्वचा का रंग पीले मोम जैसा था। उसके रूप रंग से वह 30 वर्ष से अधिक आयु का प्रतीत होता था। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि वास्तव में हैमर ट्रेडिंग एक विश्वविद्यालय का छात्र था। उसकी उम्र 20 वर्ष से थोड़ी ही अधिक थी। हाँ, ये तो बस एक छोटी सी बात है, लेकिन मुझे उस मूर्ख का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मेरे लिए रास्ता खोला और अपना नाम भी छुपा लिया। उसने सभी बड़े गिल्ड्स को मेरी अहमियत का एहसास करा दिया। हैमर ट्रेडिंग जोर से हंसा। उसने मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की तारीफ की कि उसने उस गुमनाम जालसाज की शोहरत का फायदा उठाने का प्लान बना लिया। इसी वजह से आज वह इतना भाग्यशाली है और हर खिलाड़ी का चहेता बन गया है। देखो, जब मैं किसी बेहतरीन गिल्ड में शामिल हो जाऊंगा और उनके ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाऊंगा, तब क्या होगा। सच में कमाल होगा। अभी तो मैं बस अपनी काबिलियत का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं। उन मामूली गिल्ड्स को बाहर इंतजार करने दो। मैं उनका इस्तेमाल अपनी अहमियत और शोहरत बढ़ाने के लिए कर सकता हूं। बॉस, हमें जो इतने सारे आदेश मिले हैं उनका हम क्या करेंगे? एक हत्यारे ने पूछा। हैमर ट्रेडिंग ने असैसिन की ओर आंखें घुमाते हुए तिरस्कार से कहा, उनकी परवाह कौन करता है। मुझे हर उपकरण पर 2 चांदी के सिक्के का नुकसान हो रहा है। क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई दान पुण्य का काम कर रहा हूं? मेरा लक्ष्य तो पूरा हो चुका है। मैं बस बेहतरीन गिल्ड के आने का इंतजार कर रहा हूं। बाकी खिलाड़ियों की चिंता मत करो, बस उन्हें बता दो कि हम बहुत व्यस्त हैं और हमारे पास समय नहीं है। शी फैन को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने के लिए हैमर ट्रेडिंग ने अपने सहपाठियों के सारे सिल्वर कॉइन खर्च कर दिए। उसने बहुत सारा क्रेडिट खर्च करके ढेर सारी सामग्रियां और सिल्वर कॉइन खरीदे। फिर भी उन सभी सामग्रियों से वह केवल 10 सैवेज चेस्ट प्लेट ही बना पाया। इसलिए
प्रत्येक चेस्ट प्लेट को अधिकतम 4 सिल्वर कॉइन में बेचने पर उसे भारी नुकसान हुआ। हालांकि उसकी सारी कुर्बानियां सार्थक थीं। अगर उसे किसी उच्च कोटि के गिल्ड में भर्ती कर लिया जाता तो उसे जितनी चाहे उतनी सामग्रियां, एक मोटी तनख्वाह और यहां तक कि कई महिला खिलाड़ी भी मिल जाती जो उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती। इन सभी फायदों के बारे में सोचकर ही हैमर ट्रेडिंग को बहुत उत्साह महसूस हुआ। अचानक एक बरसेरकर घबराए हुए चेहरे के साथ फोर्जिंग रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ हेड्रॉन, तुम इतनी जल्दी में हो? क्या किसी उच्च कोटि के गिल्ड के उच्च अधिकारी आ गए हैं? हैमर ट्रेडिंग ने चिढ़ाते हुए पूछा। बड़ी मुसीबत, नीलामी घर में अचानक बहुत सारे उच्च स्तरीय उपकरण दिखाई देने लगे हैं। खेल के आधिकारिक मंच पर सभी खिलाड़ी इस पर चर्चा कर रहे हैं और पोस्ट पर क्लिक की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस पोस्ट पर अभी 5 मिलियन से अधिक क्लिक हो चुके हैं और कई गिल्ड ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये उपकरण एक ही अज्ञात जालसाज द्वारा बेचे जा रहे हैं। उपकरणों की न्यूनतम कीमत 4 सिल्वर कॉइन रखी गई है। हर कोई इस जालसाज की पहचान को लेकर संदेह में है और अब वे आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बॉस। इसके अलावा कुछ प्रतिष्ठित गिल्डों ने फोरम पर घोषणा कर दी है कि वे उस जालसाज को ऊंची तनख्वाह देकर अपने गिल्ड का मुख्य जालसाज नियुक्त करने को तैयार हैं। नीचे स्थित कुछ बड़े गिल्डों के प्रतिनिधि भी नीलामी घर के लिए रवाना होने लगे हैं। हेड्रॉन की बातें सुनकर हैमर ट्रेडिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। बड़ी मुश्किलों के बाद ही वह उच्च कोटि के गिल्डों का ध्यान आकर्षित कर पाया था, लेकिन अब उस गुमनाम जालसाज ने उसकी हवा निकाल दी है। अगर वह इसे वापस नहीं लौटा पाया तो संभवतः वे उच्च कोटि के गिल्ड उसे भूल जाएंगे। मेरी शान और पद छीनने की उसकी हिम्मत तो देखो। मुझे विनम्र न होने के लिए दोष मत देना। इस तरह के उच्च स्तरीय उपकरण बनाने में बहुत लागत आती है और सफलता की संभावना बहुत कम होती है। अगर तुम इसे 4 चांदी के सिक्कों में बेचते हो तो मैं 3 चांदी के सिक्कों में बेचूंगा। पता नहीं तुम कितना नुकसान उठा सकते हो। हैमर ट्रेडिंग अचानक खड़ा हो गया। वह शी-फैन को ये बताना चाहता था कि वह मुख्य लोहार का पद और उसकी भविष्य की खुशियां किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देगा। कमजोर गुणों वाले सैवेज चेस्ट प्लेट को बनाने में उसे पहले ही 2 चांदी के सिक्कों का नुकसान हो रहा था। फिर शी-फैन को उच्च श्रेणी के प्रत्येक उपकरण को 4 चांदी के सिक्कों में बेचने पर कम से कम 4 से 5 चांदी के सिक्कों का नुकसान होगा, शायद इससे भी ज्यादा। हैमर ट्रेडिंग को विश्वास था कि वह शी-फैन से ज्यादा समय तक टिक सकता है। लेकिन बॉस, हमारे पास अब ज्यादा चांदी के सिक्के नहीं बचे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 10 और सैवेज चेस्ट प्लेट्स ही बना सकते हैं, हेड्रॉन ने चिंता से कहा। डरने की क्या बात है, मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मैं कुछ और क्रेडिट खर्च करके सामान और चांदी के सिक्के खरीद लूंगा। मुझे यकीन है कि मैं उस छोटे बदमाश से छुटकारा पा लूंगा। वह बदमाश हर सामान बेचने पर हमारे नुकसान से कम दुगुना या तिगुना नुकसान उठा रहा है। हमें क्यों डरना चाहिए? हैमर ट्रेडिंग ने आत्मविश्वास से पूछा। उसने खुद को यकीन दिलाया कि शी-फैन भी इस तरह का घाटे वाला कारोबार करके बड़ी गिल्डों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होगी। 1 घंटे बाद व्हाइट रिवर सिटी के नीलामी घर में कुछ और सैवेज चेस्ट प्लेट दिखाई दिए। उनकी न्यूनतम विक्रय कीमत 3 चांदी के सिक्के प्रति पीस थी। इसी बीच गेम के आधिकारिक फोरम पर एक नई पोस्ट दिखाई दी। आम जनता के हित में मैं हैमर ट्रेडिंग सैवेज चेस्ट प्लेट को 3 चांदी के सिक्कों में बेचने का निर्णय ले रहा हूं। मैं इस दुष्ट जालसाज के खिलाफ अंत तक डटा रहूंगा। समर्थन की अपील, प्रोत्साहन की अपील। अचानक कई खिलाड़ियों ने उस पोस्ट को फॉलो किया और वो फोरम में सबसे ऊपर पहुंच गई। उन सभी ने हैमर ट्रेडिंग के नेक कामों का समर्थन किया। इस घटना के परिणामस्वरूप व्हाइट रिवर सिटी में हलचल मच गई। सभी समझ गए थे कि यह कांस्य उपकरण बनाने में माहिर 2 कारीगरों के बीच प्रतियोगिता थी। व्हाइट रिवर सिटी के सभी खिलाड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अंततः इस सौदे से लाभ उठाने वाले निश्चित रूप से वे खिलाड़ी ही होंगे। जल्द ही वे कम कीमत पर कांस्य उपकरण खरीद सकेंगे। विभिन्न गिल्ड भी किनारे खड़े होकर सब कुछ देखने लगे, अपनी मंशा जाहिर करना बंद कर दिया। वे सभी अंतिम विजेता का इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ जरूरी उपकरण खरीद रहे थे और अपने अपने गिल्ड की ताकत बढ़ा रहे थे। हालांकि शी-फैन को इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने अभी अभी पत्थर और कठोर पत्थर खरीदे थे। नीलामी घर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां खिलाड़ियों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। तभी उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। क्या तुम लड़ाई चाहते हो? शी-फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो आओ। उसने ऑक्शन हाउस के कंट्रोल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए अपने सभी ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स को नीलामी के लिए रख दिया।
उसने हर घंटे 20 पीस बेचने का लक्ष्य रखा, जिससे कुल 120 ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स बिक गए। इतनी बड़ी संख्या हैमर ट्रेडिंग को परेशान करने के लिए काफी थी। इसके बाद शी फैंग ने ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स बेचकर कमाए गए पैसों से हार्टस्टोन और कार्ड सेट खरीदे। ये सभी चीजें खरीदने के बाद शी फैंग को अचानक पता चला कि उसके पास अभी भी एक सोने के सिक्के से थोड़ा अधिक बचा है। समय समय पर शी फैंग को सिस्टम से एक सूचना मिलती थी। उसमें लिखा होता था कि एक और ग्लिमर चेस्ट प्लेट बिक गया है और कुछ चांदी के सिक्के उसके बैग में जमा हो गए हैं। शी फैंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह जितने ज्यादा चांदी के सिक्के खर्च करता है, उसके पास उतने ही ज्यादा चांदी के सिक्के जमा होते जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसकी जमा पूंजी में जरा भी कमी नहीं आ रही है। शी फैंग ने ट्रेड सेंटर 1 पर अपने कुछ चांदी के सिक्के बेचने पर विचार किया ताकि उसे वास्तविक जीवन में कुछ खर्च करने लायक पैसे मिल सकें। यह इन चांदी के सिक्कों को अपने पास रखने से कहीं बेहतर था। टेल नोट्स 1 व्यापार केंद्र। ये खेल में व्यापार क्षेत्र नहीं है। ये खेल मुद्रा और वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन बाजार जैसा है, जहां आप वास्तविक जीवन के पैसे क्रेडिट के लिए सिक्के वस्तुएं बेच खरीद सकते हैं। हालांकि शी फैंग को उपकरण बेचने में काफी आराम मिल रहा था, लेकिन हैमर ट्रेडिंग को नहीं। शी फैंग से मुकाबला करने के लिए हैमर ट्रेडिंग लगातार नए सैवेज चेस्ट प्लेट बना रहा था। उसके हाथ में मौजूद चांदी के सिक्के तांबे के सिक्कों की तरह पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। हैमर ट्रेडिंग को और चांदी के सिक्के खरीदने के लिए क्रेडिट खर्च करने पड़ते थे, जिससे उसे बहुत दुख होता था। हालांकि जब उसने शी फैंग को उससे कहीं ज्यादा खर्च करते देखा तो उसे काफी राहत मिली। वह चाहता था कि शी फैंग दिवालिया हो जाए। इसी बीच शी फैंग चहल पहल भरे नीलामी घर से निकल गया। बैंक पहुंचकर उसने अपने गोदाम में जमा किए हुए सभी कार्ड सेट और हार्टस्टोन रख दिए। अपने गोदाम के 1000 से अधिक खानों को भरा हुआ देखकर शी फैंग बेहद उत्साहित था। पुनर्जन्म का यही लाभ था। पिछले जन्म में वह इन्हीं वस्तुओं के कारण दयनीय स्थिति में था, लेकिन अब ये वस्तुएं उसकी आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बन गईं। दूसरों की नज़र में ये चीजें अब भी बेकार थीं, लेकिन भविष्य में इनकी कीमत अनमोल हो जाएगी। इनकी कीमत 10 गुना से भी ज्यादा, यहां तक कि कई गुना बढ़ सकती है। कार्ड सेट के मामले में तो ये बात विशेष रूप से सच थी। एक पूरा सेट एक कार्ड से 10 गुना ज्यादा कीमती होगा। फिर भी बड़े गिल्डों के लिए इन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। सामान रखने के बाद शी फैंग किराने की दुकान पर गया। उसने सफेद कागज के 5 बंडल और कलम व स्याही का एक बंडल खरीदा। ये दोनों चीजें किराने की दुकान पर बेहद कम दामों पर मिल रही थीं। 200 सफेद कागजों का एक बंडल केवल 10 तांबे के सिक्कों में बिक रहा था, जबकि काली स्याही की 20 बोतलों का एक बंडल 15 तांबे के सिक्कों में बिक रहा था। सबसे बढ़िया पंख वाला कलम भी केवल 20 तांबे के सिक्कों में मिल रहा था। फिर भी शी फैंग की आकस्मिक खरीदारी एक औसत खिलाड़ी की दैनिक आय से कहीं अधिक थी। एक आम खिलाड़ी के लिए इस तरह खर्च करना नामुमकिन होगा, लेकिन शी फैंग के लिए ये तांबे के सिक्के अब पैसे नहीं रह गए थे। इसके अलावा ये सभी चीजें डिजाइन बनाने के लिए जरूरी थीं। शी फैंग इन्हें खरीद ही लेता, चाहे इनकी कीमत 10 चांदी के सिक्के ही क्यों न हो। सामान खरीदने के बाद शी फैंग फोजिंग एसोसिएशन की ओर चल पड़ा। महाराज, क्या आपको कोई ठंडा पेय चाहिए? मेरे पास रेड लीफ टाउन का सबसे बढ़िया फलों का रस है। इसका स्वाद लाजवाब है और एक कप की कीमत सिर्फ 1 तांबे का सिक्का है। एक नाजुक सी दिखने वाली युवती ने घबराते हुए एक पुरुष रक्षक नाइट से पूछा। लड़की ने एक छोटी टोकरी पकड़ रखी थी और गुड़िया जैसी उसकी आंखों में बड़ी उम्मीद झलक रही थी। दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो, ये तो बस एक आभासी वस्तु है, ऊपर से एक पेय पदार्थ, फिर भी तुम इसके लिए 1 तांबे का सिक्का ले रहे हो। अगर तुम इसे मुफ्त में भी दे रहे होते तो भी मैं इसे नहीं लेता। गार्जियन नाइट गुस्से में बड़बड़ाया और 16 या 17 साल की लड़की को धक्का देकर दूर कर दिया। फिर उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। बस देखते रहो, अगर तुम्हारी वजह से मुझे ग्लिमर चेस्ट प्लेट खरीदने का मौका नहीं मिला तो मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। वह लड़की जिसे धक्का देकर गिरा दिया गया था, लेकिन रोई नहीं। इसके बजाय वह बिना हिचकिचाए खड़ी हो गई। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और चेहरे पर मुस्कान लिए दूसरे खिलाड़ी की ओर चल पड़ी। शी फैंग को हल्का सा झटका लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह लड़की इतनी साहसी होगी। आमतौर पर महिला खिलाड़ी इतने कठिन काम नहीं करती, और दूसरे खिलाड़ियों से अपमान सहना तो दूर की बात है। जब शी फैंग ने इस लड़की को देखा तो उसे अपने अतीत की याद आ गई। शी फैंग ने लड़की पर ऑब्जर्विंग आइज का इस्तेमाल किया। वायलेट क्लाउड, लेवल 1 क्लर्क।
ये नाम देखते ही शी फैंग का दिल थोड़ा घबरा गया। ये लड़की असल में वायलेट क्लाउड थी, जो गॉड्स डोमेन की शीर्ष 10 पुजारियों में से एक थी। अगर वह उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता तो उसकी टीम का भविष्य उज्जवल हो जाता। हाँ, ये तो वर्चुअल गेम है, फिर भी ठंडे पे बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिल्क टी सिस्टर एक हो? इन्हें तो सिर्फ बेवकूफ ही खरीदेंगे। तुम खूबसूरत हो तो क्यों ना आज रात मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का भी दे सकता हूँ। 30 साल का एक लंपट आदमी वायलेट क्लाउड के पास आया, लार टपकाते हुए उसे परेशान करने लगा। महोदय, मैं तो बस ठंडे पे बेच रही हूँ। कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखें। वायलेट क्लाउड एक कदम पीछे हटते हुए दृढ़ता से बोली। मैंने तुम्हारी तारीफ की है, फिर भी तुम अड़ियल हो। तुम तो बस एक मामूली लाइफस्टाइल प्लेयर हो। अगर आज तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भविष्य में यहाँ व्यापार करने का सपना भूल जाओ। उस लंपट आदमी ने गुस्से में धमकी दी। उसने वायलेट क्लाउड का रास्ता रोक दिया, उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन को घूरते हुए अपने होंठ चाटने लगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सरासर बेशर्म हो। वायलेट क्लाउड की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। हालांकि वह उससे लड़ाई में जीत नहीं सकती थी। अगर वह यहाँ समय बर्बाद करती रही तो उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। हे, मैं तो बेशर्म हूँ। अब तुम क्या करोगे? मुझे काटोगे? वायलेट क्लाउड के घबराए हुए चेहरे को देखकर उस आदमी को और भी अच्छा लगा। वायलेट क्लाउड को रोने से रोकने की कोशिश करते हुए और उसकी आंखों में बहते आंसुओं को देखकर वह और भी प्यारी लगने लगी। चाचा जी, कृपया रास्ता दीजिए। मुझे 1000 कप फलों का रस चाहिए। शी फैंग ने उस लंपट आदमी पर अपनी पैनी नजर रखी। उसका नाम ड्रिफ्टिंग ब्लड दिख रहा था और वह फिलहाल लेवल 3 पर था। खेल के इस चरण में उसका लेवल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता था। ड्रिफ्टिंग ब्लड ने शी फैंग की ओर मुड़कर उसे घूरते हुए कहा, बदमाश, ये लड़की मेरी है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कुछ हो जाए तो दफा हो जाओ। तुम्हें 1000 प्याले चाहिए तो मुझे 10,000 प्याले चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े व्यापारी हो कि सिर्फ 10 चांदी के सिक्के निकाल सकते हो? अगर तुम मूर्ख की तरह मुझसे मुकाबला करते रहे तो मैं तुम्हें लेवल 0 पर वापस भेज दूंगा। अगर कस्बे के भीतर लड़ाई पर प्रतिबंध नहीं होता तो वह बहुत पहले ही शी फैंग से छुटकारा पा चुका होता। हाँ, दिन की शुरुआत में ही इतना मनोरंजक शो। खूब मजे करो, संकोच मत करो। अगर लड़ सकते हो तो बहस मत करो। वाह, क्या गजब का आदमी है। ऐसे ही 10 चांदी के सिक्के खर्च कर दिए। बदकिस्मती से उसने मार्शल यूनियन के फैटी बेयर को नाराज कर दिया है। अब तो देखने लायक मजेदार तमाशा होगा। कुत्ते का पादने का बादशाह, मुझे यकीन है कि वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए शेखी बघार रहा है। अगर वो सच में 10 चांदी के सिक्के निकाल सकता है तो मैं खुद मल खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। कई जिज्ञासु लोग रुककर ये दृश्य देखने लगे। वे सभी शी फैंग के कार्यों के बारे में चर्चा करने लगे। शी फैंग ने ड्रिफ्टिंग ब्लड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने ड्रिफ्टिंग ब्लड का कंधा पकड़ा और हल्का सा बल लगाया। ड्रिफ्टिंग ब्लड कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। उसने चाहे कितनी भी ताकत लगा ली हो, यहाँ तक कि उसका चेहरा लाल हो गया था, फिर भी वह उठ नहीं पा रहा था। आसपास खड़े दर्शक तुरंत अचंभित रह गए। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? 9KUWTK सीन्स सो ऑकवर्ड यू लुक अवे। शी फैंग हद से ज्यादा साहसी था। उसने सीधे रेड लीफ टाउन के परिसर में कार्रवाई की। क्या उसे गार्डों द्वारा पकड़े जाने और जेल में डाले जाने का डर नहीं था? और शी फैंग के पास इतनी अपार शक्ति कहां से आए? उसने तो एक ही हाथ से लेवल 3 के गार्जियन नाइट को हरा दिया था। बदमाश, तुम्हारी तो मौत पक्की है। बस इंतजार करो जब तक गार्ड्स नहीं आ जाते। ड्रिफ्टिंग ब्लड ने शी फैंग की ओर देखते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद भी गार्ड नहीं आए। शी फैंग ने ड्रिफ्टिंग ब्लड पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसे जमीन पर कसकर दबा दिया, जिससे वह हिल भी न सके। शी फैंग ने वायलेट क्लाउड की ओर देखा और दूसरे हाथ में 10 चांदी के सिक्के बढ़ाते हुए कहा, 1000 फलों का रस, धन्यवाद। सड़क पर मौजूद खिलाड़ी, जो पहले आपस में चर्चा कर रहे थे, अचानक चुप हो गए। उनकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आए हों। ये 10 चांदी के सिक्के थे, 10 तांबे के सिक्के नहीं। फिलहाल उनके पास एक चांदी का सिक्का होना भी उन्हें बेहद अमीर महसूस करा रहा था। वहीं दूसरी ओर शी फैंग ने बड़ी आसानी से 10 चांदी के सिक्के निकाल लिए थे। शी फैंग कितना अमीर था? क्या वह सचमुच एक बड़ा उद्योगपति था? वायलेट क्लाउड ने अपनी आंखें मली।
उसने शी फैंग के हाथ में चांदी जैसी चमक बिखेरते 10 सिक्कों को देखा और उसके चेहरे पर असीम आश्चर्य के भाव छा गए। पहले तो उसे लगा था कि शी फैंग ऐसा कहकर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच 10 चांदी के सिक्के निकालकर 1000 कप ठंडे पे खरीद लेगा, जिन्हें कोई पीना नहीं चाहता था। ड्रिफ्टिंग ब्लड भी इसी तरह हैरान था। हालांकि उसकी हैरानी जल्द ही लालच में बदल गई। उसने सोचा कि वह 10 चांदी के सिक्के छीनकर उनसे एक ग्लिमर चेस्ट प्लेट खरीद ले। कुछ पैसे बच भी जाएंगे। बदमाश, मैं मार्शल यूनियन का सदस्य हूं। अगर तुम लेवल 0 पर वापस नहीं जाना चाहते तो तुरंत मुझे 20 चांदी के सिक्के दे दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इस बार माफ करने पर विचार कर सकता हूं, वरना तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ड्रिफ्टिंग ब्लड की निगाहें 10 चांदी के सिक्कों पर टिकी थीं और उसने खौफनाक लहजे में धमकी दी। ड्रिफ्टिंग ब्लड पर ध्यान न देते हुए शी फैंग ने वायलेट क्लाउड की ओर देखा। लड़की की निष्क्रियता देखकर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास उतना फ्रूट जूस नहीं है? जी हाँ, मेरे पास सिर्फ 156 कप फलों का रस है। क्या आप मुझे एक चांदी का सिक्का देंगे और मैं सारा रस आपको बेच दूंगी? ठीक रहेगा। वायलेट क्लाउड को चिंता थी कि कहीं वह शी फैंग को नाराज न कर दे। अगर वह अचानक खरीदने से मना कर दे तो वह क्या करेगी? साथ ही वह शी फैंग को उसकी मदद के लिए धन्यवाद भी देना चाहती थी, इसलिए उसने बेचने की कीमत कम कर दी। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि आपको 900 कप फलों का रस बनाने में कितना समय लगेगा। मुझे ये सब चाहिए। शी फैंग ने कुछ सोचने के बाद सिर हिलाते हुए पूछा। आसपास के सभी खिलाड़ी हक्का बक्का रह गए। आखिर वो क्या करने की योजना बना रहा था? क्या इस बदमाश को 10 चांदी के सिक्कों की कीमत पता थी? क्या सच में इस बदमाश को इस युवती से प्यार हो गया था? मैं फलों का रस बनाने में बहुत धीमी हूँ। अगर साहब तैयार हो तो मैं 30 घंटे में बना सकती हूँ। शी फैंग की बात सुनकर वायलेट क्लाउड बेहद खुश हो गई। हालांकि अपनी धीमी गति के बारे में सोचकर उसे चिंता हुई कि कहीं शी फैंग उन्हें खरीदना ही न चाहे। इसलिए उसने 5 उंगलियां फैलाकर जल्दी से कहा, कैसा रहेगा? मैं 900 कप के लिए सिर्फ 5 चांदी के सिक्के ले लूंगी। टेल नोट्स 1 मिल्क टी सिस्टर। ये झांग ज़ैटियन उर्फ मिल्क टी सिस्टर नई चामे, चीन की सबसे कम उम्र की महिला अरबपति का संदर्भ है। इसे गूगल करें। वायलेट क्लाउड के घबराए हुए चेहरे को देखकर शी फैंग खुद को हंसने से नहीं रोक सका। कोई जरूरत नहीं, मैं अब भी इतनी रकम चुका सकता हूं। अगर तुम सच में मुझे ये सिर्फ 5 चांदी के सिक्कों में बेच देते तो तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होता। शी फैंग ने हाथ हिलाया। शी फैंग को वायलेट क्लाउड को अपना मातहत बनाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वो उसे जाने भी नहीं देना चाहता था। अगर शी फैंग ने जल्दबाजी की तो वायलेट क्लाउड को उस पर शक हो सकता था। इसलिए पहले उनके रिश्ते को मजबूत करना बेहतर था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि गॉड्स डोमेन के शीर्ष 10 पुजारियों में से एक वायलेट क्लाउड का ऐसा रूप होगा। एक पुरोहित देवता, वह वाकई में छठे स्तर का काम था। 10 साल बीतने के बाद उस स्तर तक पहुंचने वाले कुछ ही लोग बचे थे। यहां तक कि फैंटेसी एक्सटिंग्विशर भी 10 साल बाद 5वें स्तर पर पहुंचकर एक साधारण स्पिरिट सेंट ही रह गया था। हालांकि भावी पादरी देवी के रूप में वायलेट क्लाउड वास्तव में खेल के शुरुआती दौर में एक लाइफस्टाइल खिलाड़ी थी। ये प्रतिभा की कितनी बड़ी बर्बादी थी। सामान्यतः गॉड्स डोमेन में केवल बिना किसी कौशल वाले खिलाड़ी ही राक्षसों को मारने के अलावा अन्य तरीकों से पैसा कमाते थे। हालांकि लोकप्रिय सहायक नौकरियों में आमतौर पर बहुत अधिक धन जैसी उच्च आवश्यकताएं होती थीं, साथ ही सफलता दर भी बेहद कम होती थी। गिल्ड के समर्थन के बिना किसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से जीवित रहना अत्यंत कठिन था। वहीं दूसरी ओर शेफ जैसे सहायक काम करना काफी आसान था। इसका खर्च भी बहुत कम था और खिलाड़ी अकेले ही इससे अपना गुजारा कर सकते थे। अगर उनकी प्रतिभा अच्छी थी और वे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में माहिर थे तो वे गॉड्स डोमेन में काफी पैसा कमा सकते थे। हालांकि स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए अक्सर उन्नत पाक कला की विधियों और सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। ये चीजें प्राप्त करना कठिन था, इसलिए बहुत पैसा कमाना आसान नहीं था। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि भविष्य की पुरोहित देवी इतनी अनाड़ी युवती होंगी। उन्हें याद आया कि ईश्वर के क्षेत्र में अपने शुरुआती 3 वर्षों के दौरान वायलेट क्लाउड ओरोबोरोस की सदस्य थी। जब हिम देवी ने ओरोबोरोस छोड़ा तो वायलेट क्लाउड ने भी उसी तरह गिल्ड छोड़ दिया। उसके बाद से वह अकेली ही खेलती रही। जब वह चौथे स्तर की महान पादरी बनी तो कई बेहतरीन गिल्डों ने उन्हें चौंकाने वाली ऊंची कीमतों पर भर्ती करने की कोशिश की। ओरोबोरोस ने भी उन्हें वापस बुलाने के कई प्रयास किए। दुर्भाग्य से वायलेट क्लाउड ने उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया।
उसके कार्यों से उन उच्च कोटि के गिल्डों में भारी आक्रोश फैल गया। चूंकि वे उसे प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसे नष्ट करने का निश्चय किया। अतः उन्होंने वायलेट क्लाउड की हत्या करने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा। दुर्भाग्यवश वायलेट क्लाउड न केवल नष्ट नहीं हुई, बल्कि और भी शक्तिशाली हो गई। उसने इन गिल्डों द्वारा भेजे गए खिलाड़ियों का नरसंहार कर दिया और उन्हें करारी हार दी। कुछ ही समय बाद उसने अपने जॉब को टियर 5 तक उन्नत कर लिया और एक प्रतिभाशाली क्लेरिक सेंट बन गई। इससे वे श्रेष्ठ गिल्ड और भी अधिक असहाय हो गए। अंततः वायलेट क्लाउड 6ठे स्तर की क्लेरिक गॉड बन गई। उस समय उसने अपने बदले के लिए सभी श्रेष्ठ गिल्डों की तलाश की। इन गिल्डों को इस मामले को शांत करने के लिए केवल रक्तपात ही करना पड़ा। तब से वायलेट क्लाउड पूरी दुनिया के शीर्ष 10 क्लेरिक गॉडों में से एक बन गई। इस घटना के कारण ओरोबोरोस के उच्च अधिकारियों को इस बात का गहरा अफसोस हुआ कि उन्होंने उसे इतने साल पहले अपने साथ रहने के लिए क्यों नहीं कहा। इस घटना के परिणामस्वरूप ओरोबोरोस के उच्च अधिकारियों की अक्षमता का सबने उपहास किया। प्रतिभाशाली लोगों का उपयोग करने के बजाय वे केवल उन्हीं चापलूसों का इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें वे पसंद करते थे। अंततः वे एक सुपर गिल्ड बनने का अवसर चूक गए। हालांकि शी फैंग को इस समय वायलेट क्लाउड के पास कोई गिल्ड प्रतीक चिन्ह नहीं मिला। वायलेट क्लाउड के वर्तमान स्वरूप के अलावा शी फैंग यह अनुमान लगा सकता था कि बाद में हिम देवी ने उसे खोज निकाला होगा, जिसके परिणामस्वरूप वायलेट क्लाउड हिम देवी की ऋणी हो गई। इसलिए जब हिम देवी ने ईश्वर के क्षेत्र में खेलना बंद कर दिया, तो वायलेट क्लाउड ने ओरोबोरोस छोड़ दिया। इस बीच वायलेट क्लाउड की मुलाकात अभी तक हिम देवी से नहीं हुई थी। शी फैंग के लिए उसे अपनी टीम में शामिल करने का यह एक बेहतरीन मौका था। भले ही वायलेट क्लाउड अभी अनुभवहीन थी, लेकिन उसमें एक पुरोहित देवी बनने की क्षमता थी। अगर उसे सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाता तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक पुरोहित देवी बन सकती थी। वायलेट क्लाउड कोई मूर्ख नहीं थी। जब उसने शी फैंग को ऐसा कहते सुना तो वह घबराकर शी फैंग को घूरने लगी, अपने दोनों हाथों से अपनी अविकसित छाती को ढकते हुए एक कदम पीछे हट गई। सर, फलों के रस के अलावा मैं और कुछ नहीं बेचूंगी। अगर आपको अब पछतावा हो रहा है तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। वायलेट क्लाउड ने अभी अभी मिले चांदी के सिक्के लौटा दिए। हालांकि ऐसा करते समय भी उसकी आंखों में थोड़ी अनिच्छा झलक रही थी। जब वह घोर निराशा में थी, तभी अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ और कहने लगा कि वह 1000 कप फलों का रस खरीदना चाहता है। इतना ही नहीं, वो उसकी तनख्वाह में कटौती किए बिना 30 घंटे तक इंतजार करने को भी तैयार था। चाहे उसे जान से मार दिया जाए, वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि शी फैंग का कोई गुप्त इरादा नहीं था। वायलेट क्लाउड की बात छोड़िए, आसपास के खिलाड़ी भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। अगर शी फैंग का कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था, तो उसने उसे क्यों बचाया? उसने तो उन बेकार पेय पदार्थों को खरीदने के लिए 10 चांदी के सिक्के भी खर्च कर दिए। शी फैंग ने वायलेट क्लाउड के सतर्क चेहरे और हाव भाव को देखा। फिर उसने उसकी चिकनी सपाट छाती की ओर देखा और अचानक हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मुझे तुम्हारी सपाट जमीनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इन्हें सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे फ्रूट जूस की जरूरत थी। अगर तुम मुझे बेचना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से खरीद लूंगा। इतना कहकर शी फैंग ने ड्रिफ्टिंग ब्लड को छोड़ दिया और मुड़कर चला गया। हालांकि ड्रिफ्टिंग ब्लड शी फैंग को जाने देने को तैयार नहीं था। शी फैंग ने उसे एक हाथ से ही घुटने टेकने पर मजबूर करके सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। वैसे भी मार्शल यूनियन कभी किसी से डरी है क्या? चूंकि गार्ड ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए शी फैंग से छुटकारा पाना बेहद आसान होगा। ऐसा सोचते हुए ड्रिफ्टिंग ब्लड ने एक हथियार निकाला और शी फैंग पर चार्ज का इस्तेमाल किया। अपनी पांचों इंद्रियों की संवेदनशीलता के कारण शी फैंग स्वाभाविक रूप से ड्रिफ्टिंग ब्लड की गतिविधियों को जान गया था। शी फैंग घूमकर उसका सामना करने के लिए मुड़ा, एबिसल ब्लेड निकाला और बचाव का प्रयोग किया। धत! ड्रिफ्टिंग ब्लड की विशाल तलवार ने शी फैंग की तलवार पर वार किया, लेकिन इससे शी फैंग को चोट नहीं लगी, बल्कि ड्रिफ्टिंग ब्लड 3 गज पीछे हट गया। उसके हाथों में मौजूद विशाल तलवार की मजबूती तुरंत 2 अंक कम हो गई और उसने शी फैंग को हैरानी से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शी फैंग जैसे व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। शी फैंग तो मानो इंसान के भेष में एक जानवर था। आसपास के खिलाड़ी भी उतने ही हैरान थे। ड्रिफ्टिंग ब्लड एक बरसे का था, इसलिए उसने निश्चित रूप से बहुत सारे स्ट्रेंथ पॉइंट्स जोड़े होंगे। वह भी शी फैंग की तरह लेवल 3 पर था, तो फिर उन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? हालांकि इन खिलाड़ियों को यह नहीं पता था कि यह अभी भी शी फैंग की वास्तविक शक्ति का केवल आधा हिस्सा था।
आखिरकार शी फैंग को अपने स्तर में हर वृद्धि के साथ 6 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे। यह एक औसत खिलाड़ी से 1.5 गुना अधिक था। इसके अलावा शी फैंग का शरीर कांस्य और रहस्यमय लोहे के उपकरणों से सुरक्षित था। उसके पास शक्तिशाली जादुई हथियार भी था। इन विशेषताओं में से आधी होने पर भी शी फैंग की ताकत एक औसत खिलाड़ी से कहीं अधिक थी। यदि शी फैंग की शक्ति आधी कम न हुई होती तो केवल शक्ति के छिपे हुए मूल कौशल और जादुई हथियार द्वारा प्रदान की गई शक्ति को सक्रिय करके शी फैंग उस साधारण विशाल तलवार को बिना किसी समस्या के नष्ट कर सकता था। बदमाश, तू मौत को दावत दे रहा है। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लड को यकीन नहीं हो रहा था कि शी फैंग उसका मुकाबला कर सकता है। वह तुरंत खड़ा हो गया और अपनी विशाल तलवार उठाते हुए शी फैंग की ओर देखने लगा। बेवकूफ, शी फैंग ने एबिसल ब्लेड को म्यान में रख लिया क्योंकि ड्रिफ्टिंग ब्लड में उसकी रुचि पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। शी फैंग को अपना हथियार रखते हुए देखकर ड्रिफ्टिंग ब्लड को लगा कि शी फैंग डर गया है और दया की भीख मांगना चाहता है। लेकिन वह शी फैंग को माफ नहीं करेगा। ड्रिफ्टिंग ब्लड ने अपने हाथों की शक्ति और बढ़ा दी। जैसे ही ड्रिफ्टिंग ब्लड शी फैंग पर वार करने ही वाला था, वह तुरंत बेहोश हो गया। इससे पहले कि ड्रिफ्टिंग ब्लड पलटकर उस पर हमला करने वाले को कोस पाता, उसने अचानक अपने सामने चांदी जैसे सफेद कवच वाले 6 रक्षकों को खड़ा पाया। बिना कुछ और कहे रक्षकों ने ड्रिफ्टिंग ब्लड को हथकड़ियों में जकड़ दिया। तुमने कस्बे का कानून तोड़ा है, हमारे साथ चलो। जरा भी विरोध किया तो तुम्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। दोनों गार्डों ने ड्रिफ्टिंग ब्लड को दोनों तरफ से पकड़ा, उसे घुमाया और घसीटते हुए ले गए। अरे यार, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। मैं तो बस एक आम नागरिक हूँ। उस कमीने ने ही तो पहले मुझ पर हमला किया था। तुम्हें उसे गिरफ्तार करना चाहिए। ड्रिफ्टिंग ब्लड लगातार शी फैंग की ओर इशारा करते हुए गुस्से में चिल्ला रहा था कि यह अन्याय है। लेकिन गार्ड्स ने उसकी चीख पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे तुरंत अपने साथ ले गए। सभी लोग सदमे में थे। गार्ड अब क्यों प्रकट हुए? और तो और उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आखिर यह कैसी स्थिति थी? क्या शी फैंग सचमुच एक गैर प्राथमिक पात्र एनपीसी हो सकता है, कुलीन वर्ग का हिस्सा? केवल कुलीनों के पास ही ऐसा अधिकार हो सकता है। एक तरफ वायलेट क्लाउड के चेहरे पर खालीपन का भाव था, वह स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। गार्ड्स ने शी फैंग को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसके बजाय उन्होंने ड्रिफ्टिंग ब्लड को गिरफ्तार कर लिया। क्या शी फैंग सचमुच एक कुलीन एनपीसी था? शी फैंग को जाते हुए देखकर वायलेट क्लाउड की आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। उसने अपने गुलाबी होठों को दबाया और अपने कोमल हाथों से अपनी कमीज का किनारा कसकर पकड़ लिया। जाहिर है, वह शी फैंग की खूबसूरती की वजह से ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे सचमुच पैसों की जरूरत थी। वे 10 चांदी के सिक्के उसके लिए बहुत मायने रखते थे।